एक बार प्लीज लिख लिया था क्या? नहीं लिखा? ये समझा दिया था क्या? मैं लास्ट कहाँ तक लिखा? कहाँ तक? ये लिखा ना, ये हो गया था ना ये? मेरे से भी बाद में आते हो बहुत सारे लोग। मैं आ जाता हट जाऊं? ऐसा थोड़ी चलेगा। क्या हुआ? आपको क्या हुआ? आपका क्या हुआ? कुछ नहीं। ये पता था ना ऐसे क्यों लिखवाया मैंने? समझा दिया था ना? ठीक। देख रहा हूँ कुछ कुछ। इसके बारे में हमने बात किया था, वैसे वापस पढ़ लेंगे 2 मिनट, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, है ना? हो गया? आगे बढ़ो, बोलो देखे। देखो यहाँ पर एक बात की थी, सॉरी सॉरी सॉरी। कौन सा बटन? मैटर सोल्व, हाँ हो गया, छोटे मोटे होते रहते कोई ना। तो उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने कुछ वैसे पूछा ही नहीं, ऐसे क्यों हुआ? उनको पता है इनसे क्या पूछे, चाहे सारे सवाल के जवाब होंगे, फिर पूछेंगे ना। ठीक है, उनको सब पता, रिकॉर्ड जो चाहिए वो मिल गया सारा। फिर क्या मेरी गलती नहीं? मेरी बात ही नहीं, मेरे तो पहुंची नहीं बात ही पहले ही सॉल्व। आगे बढ़े, बोलो। छोटे मोटे टेंशन मत लिया करो आप, बस पढ़ाई पे ध्यान दो, और इसके अलावा कुछ टेंशन मत लो। कुछ भी कर लो, पढ़ाई पे ध्यान दो, चाहे इसके बदले में मेरे से जान ले लो मेरी, चाहिए बस पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ भी कह दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ाई करो बस, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 1000 आ जाएगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा आस्ते आस्ते। बस आगे बढ़ो, मैं बुरा भी नहीं मान रहा, आपका टेंशन मत लो। आप इधर देखो ध्यान दो, इसके बारे में क्या था ये स्टूडेंट, ये शायद हो गया था ना? बस एक बार हो गया तो वापस समझा सकता हूँ। यहाँ पर आ रही है नॉर्मली हमारी, ये क्लेविकल बोल, इसको बोलते हैं मिड क्लेविकल लाइन, इसको बोलते हैं मिड एक्सिलरी लाइन। इस लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं? इस लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं? तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में हार्ट रेट आती है नॉर्मल। प्रेगनेंसी में क्या होता है? यूट्रस बढ़ता है, यूट्रस इनलार्ज होता है, तो डायफ्राम भी क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। तो हार्ट रेट थोड़ी सी ऊपर के बाद में साइड में, अपवर्ड और आउटवर्ड। कौन से इंटरकॉस्टल स्पेस पे? फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे आती है। और ब्रेस्ट में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ी मेमोरी मरम्मत देखने, मेमोरी ब्लड में ज्यादा देखने को मिलता है। ये तो होगी अपनी बेसिक बात। ठीक है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, पहले लिख लो थोड़ा सा, ये बात लिखो, समझाऊंगा पूरा। आप लोगों के लिए जेपीएल शुरू हो रहा, पता आपको? जेपीएल 17 और 18 तारीख को 2 दिन का एंटरटेनमेंट फेज चलेगा आपका, कोई पढ़ाई की बात नहीं करेगा 2 दिन, ओनली फॉर गेम्स। एक दिन इंडोर, एक दिन अपन उधर चलेंगे आउटडोर, ठीक है, बाहर खेलेंगे वो सब। ठीक है, 17 तारीख को इंडोर, 18 तारीख को, ठीक है, जेपीएल जिन प्रीमियर लीग 2। पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल शायद सितंबर में हुआ था राउंड, इस बार थोड़ा लेट हो गया, कोई ना, 2 दिन का रहेगा। जो जो प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है। फ्लूइड वॉल्यूम क्योंकि हीमोडाइलेशन की वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, तो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। हाँ, सबको ही पता है बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो मरीज सुपाइन पोजीशन पे सो जाता है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। रीजन आपको पता है? रीजन पता है सबको? लेटरल पोजीशन में या नीचे पोजीशन में फ्लेक्स हो जाती है, फ्लेक्स हो जाती है तो वीनस रिटर्न बढ़ता है, ये भी आपको पता है। आपने पढ़ा होगा टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट डिजीज, उसमें हम स्प्लिटिंग और नीचे पोजीशन पेशेंट को देते हैं। किस लिए देते हैं? इसीलिए देते हैं कि वीनस रिटर्न बढ़ जाए, तो इसीलिए तो ये ऊपर हो गया। कार्डियक आउटपुट लेबर में ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा तेज बढ़ता है, इसीलिए लेबर में कार्डियक आउटपुट 50% बढ़ जाता है। और धीरे धीरे जो लेबर हो जाता है उसके बाद में मरीज वापस प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आता है, और धीरे धीरे वापस कार्डियक आउटपुट नॉन प्रेग्नेंट वाला होने लगता है। लास्ट वाली 3 लाइनें आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी, इसको समझाना पड़ेगा मुझे बहुत अच्छे से। है 1 मिनट का ही, बट समझा दूंगा, डोंट वरी। क्या? तो क्या लिख लिया? देखो लास्ट वाली 3 लाइन आपको समझते एक बार है क्या लिखा? इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी, पहले फीमेल प्रेग्नेंट है तो सीधी बात है कार्डियक आउटपुट ज्यादा ही होगा। लेबर हो गया, लेबर में और ज्यादा हो जाएगा। अब लेबर के जस्ट बाद
फीमेल का कार्डियक आउटपुट नॉन प्रेग्नेंट जैसा नहीं होगा। जब फीमेल प्रेग्नेंट थी और लेबर में नहीं थी वैसा हो जाएगा, तो प्रेग्नेंट जैसा हो जाएगा तुरंत। मतलब क्या हुआ, क्या लिखा, इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी प्री लेबर वैल्यू जितना कार्डियक आउटपुट, प्री प्रेग्नेंट जैसा नहीं, प्री प्रेग्नेंट आने में कम से कम 2-4 वीक लगते हैं। समझ में आ रही क्या बात है? डिलीवरी के जस्ट बाद कम तो हो जाता है, उतना नहीं होता कि नॉन प्रेग्नेंट जितना, प्रेग्नेंट जितना हो जाता है, लेबर जितना नहीं रहता। कार्डियक आउटपुट रिटर्न टू प्री लेबर स्टेज, प्रेगनेंसी जितना वापस आने में 1 घंटा लगता है, फिर 2 से 4 वीक बाद में क्या हो जाता है, नॉन प्रेग्नेंट जैसा हो जाता है। बातें समझ में आई क्या बोला मैंने? लेबर में बहुत ज्यादा होता है, लेबर के जस्ट बाद प्रेगनेंसी जितना रहेगा, मतलब रहेगा ज्यादा पर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, और 4 वीक बाद में नॉन प्रेग्नेंट जितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है क्या? इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अब कब, लिख लिया? अब देखो ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी, एक बात बोलूं सुन लेना प्लीज, प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ, लिखना है, स्टेट ऑफ hypervolemia but non hypertensive। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है इस वर्ड को? प्रेगनेंसी में खूब सारा फ्लूइड बढ़ता है, उसके बावजूद बीपी नहीं बढ़ती। नॉर्मल से 5 कम ही आएगी, ज्यादा नहीं आएगी नॉर्मल प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में खूब सारा फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन बीपी नहीं बढ़ती। इसके पीछे रीजन क्या है हम समझ, हीमोडाइलेशन। क्या रीजन है? हीमोडाइलेशन नहीं, वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन क्या रीजन क्या है? वेजोडाइलेशन। पहले लिखो, आप इतना सही लाइन लिख लो फिर हम समझते हैं। अच्छा, आपको ब्लड प्रेशर के बारे में पता है? ब्लड प्रेशर के बारे में पता है? बोल जाओ, ब्लड प्रेशर क्या होता है? थोड़ा बहुत पता है क्या ब्लड प्रेशर के बारे में? नहीं पता? जल्दी लिखो तो क्या, नहीं लिख लिया? मिटा दो? सुनो, ब्लड प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? आप में से कौन लोग समझा सकता है मुझे? ब्लड प्रेशर 2 टाइप का होता है, एक और एक। अच्छा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? हाँ, मतलब बॉडी से, बॉडी से हार्ट में आता है, कौन आता है? ब्लड आता है, फिर उसमें क्या होता है? तो सही नहीं, और सोच के बताओ थोड़ा सा, कौन बताएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए मुझे, ऐसे हवा में बातें नहीं चाहिए। इसको हमारे इधर मारवाड़ी में बोलते हैं गुड़ लिपटी हुई बातें नहीं चाहिए, स्ट्रेट सीधा आंसर, घुमा फिरा के नहीं। बताओ कैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सीधा बता दो बस। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जितना ब्लड अपनी वॉल को प्रेशर देता है वो प्रेशर क्या कहलाता है? जितना फ्लूइड अपनी वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? तो प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फ्लूइड के ऊपर। फ्लूइड ज्यादा है तो बीपी ज्यादा होगी या कम? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? कार्डियक आउटपुट के ऊपर। जितना कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा उतना सिस्टोलिक बीपी ज्यादा होगा। यस और नो? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हार्ट रिलैक्स है उस दौरान, जब ये माना कि ये हार्ट है, ये होता है, ब्लड हमेशा ब्लड प्रेशर आर्टरी से लेते हैं वेन से, क्योंकि जो हार्ट से निकलती है वही आर्टरी है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय इसके अंदर जो फ्लूइड अपनी वेल के ऊपर कितना प्रेशर डाल रहा है वो तो होगा सिस्टोलिक। तो ज्यादा फ्लूइड होगा तो ज्यादा प्रेशर डालेगा, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा तो सिस्टोलिक बीपी ज्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो सिस्टोलिक बीपी कम होगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हार्ट जिस समय रिलैक्स है उस समय इसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड अपनी वॉल के ऊपर कितना प्रेशर डाल, ड्यूरिंग डायस्टोल फेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द वेसल्स इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायमीटर ऑफ आर्टरियोल्स, जो आर्टरी है उसका डायमीटर कैसा है? डायमीटर कम है प्रेशर ज्यादा होगा, डायमीटर ज्यादा प्रेशर कम होगा, डायमीटर कम है प्रेशर ज्यादा होगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है डायस्टोलिक प्रेशर? डायमीटर ऑफ आर्टरियोल। सबसे छोटी आर्टरी को क्या बोलते हैं? आर्टरियोल्स। सबसे छोटी आर्टरी को आर्टरियोल्स, सबसे छोटी वेन को वेन्यूल्स, सबसे छोटी वेसल्स को कैपिलरी। कैपिलरी बोलो आगे, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ आर्टरियोल्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहां तक तो ठीक है, अब चीजों को हम समझते हैं। ये 2 बातें तो आपके ज्ञान के लिए होगी। ब्लड प्रेशर या तो आपकी बॉडी में फ्लूइड कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या डायमीटर क्या है वेसल्स का इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक सिंपल फॉर्मूला है कि बीपी ज्यादा कम हो सकती है, या तो डायमीटर कम हो जाए या फ्लूइड ज्यादा हो जाए। यस और नो? या तो डायमीटर क्या हो जाए, भाई ब्लड प्रेशर का डायमीटर कम हो जाए तो बीपी बढ़ सकती है, या फ्लूइड ज्यादा हो जाए तो बीपी बढ़ सकती है। हमारे कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डॉक्टर एक ही बात बोलता है, फ्लूइड ज्यादा लगा दिया या इससे सोडियम ज्यादा खा लिया। सोडियम ज्यादा खाने से, NaCl ज्यादा खाने से बीपी कैसे बढ़ती है भाई? सोडियम तो आपने 5 ग्राम खाया होगा, 5 ग्राम से बीपी कैसे बढ़ी? बीपी सोडियम की वजह से नहीं बढ़ती, सोडियम वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है, इस वजह से बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाता है। स्टेरॉइड से बीपी बढ़ जाती है। स्टेरॉइड क्या करता है भाई? स्टेरॉइड की एक गोली खाई आपने 1 ग्राम की, स्टेरॉइड से बीपी कैसे बढ़ी? स्टेरॉइड सोडियम का रिटेंशन करवाता है, और सोडियम का रिटेंशन होगा तो फ्लूइड का रिटेंशन होगा, फ्लूइड का रिटेंशन होगा तो इंसान सूख जाता है। स्टेरॉइड खाने वाले बड़े मोटे हो जाते हैं, क्यों? स्टेरॉइड की इतनी सी गोली होती है, क्या हुआ? स्टेरॉइड सोडियम का रिटेंशन, सोडियम फ्लूइड का रिटेंशन। तो अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड ज्यादा होगा तो बीपी बढ़ेगी। तो प्रेगनेंसी में फ्लूइड ज्यादा है, बीपी बढ़नी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी ना? ऐसा नहीं होता, प्रेगनेंसी में फ्लूइड ज्यादा है लेकिन उसके कंपैरिजन में वेसल्स का डायमीटर और भी ज्यादा है। वेसल्स का डायमीटर कम होने पे बीपी बढ़ती है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, डायमीटर भी बढ़ा फ्लूइड भी बढ़ा। तो फ्लूइड जितना बढ़ा उसके कंपैरिजन में डायमीटर ज्यादा बढ़ गया वेसल्स का,
वेसल्स का डायमीटर ज्यादा बढ़ गया, उसको बोलते हैं वेसोडाइलेशन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन की वजह से वेसल्स की स्मूथ मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स, तो वेसोडाइलेशन हो जाता है, उसकी वजह से बीपी कम हो जाता है। हालांकि फ्लूइड बढ़ा बट वेसोडाइलेशन हो गया। सिस्टमैटिक वस्कुलर रेसिस्टेंट कम हो गया, सिस्टमैटिक वस्कुलर रेसिस्टेंट कम हो जाना, कम कैसे होगा, प्रेशर कम हो गया, वेसोडाइलेशन हो गया। और सीधा एग्जांपल आपको बताइए, आप घर के आगे बैठ के पानी छिड़कते हो, पानी दूर तक जाने के लिए आप क्या करते हो, पाइप को दबाते हो, पाइप को छोड़ते हो, पाइप को दबाते हो तो पानी दूर जाता है, आपने क्या किया, ल्यूमेन छोटा किया, बड़ा किया, तो ल्यूमेन छोटा करने पे प्रेशर बढ़ता है और पानी 5 मिनट रुकेगा, जब आप डायमीटर बड़ा कर दोगे पानी वहीं पे गिरेगा, तो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायमीटर के ऊपर। या दूसरी बात, पीछे से मोटर चालू कर दो, पानी जितना ज्यादा आएगा उतना दूर जाएगा, इसका मतलब फ्लूइड ज्यादा होता है तो भी प्रेशर ज्यादा होता है। किसी को एंजाइना पेक्टोरिस बीमारी सुनी आपने, एंजाइना पेक्टोरिस होता है, उसमें क्या होता है, वेसल्स का डायमीटर कम हो जाता है, मरीज को हाइपरटेंशन होता है, धीरे धीरे चेस्ट पेन होने लगता है, कोरोनरी आर्टरी में प्लाक जम जाता है, ज्यादा फैट खाते हैं हम लोग तो फिर डॉक्टर क्या करता है, एंटीजी की टैबलेट देता है, लिकार्डिया देता है, लिपिडिपिन देता है, आइसोडियल देता है, वो क्या करती है उस टाइम के लिए डायमीटर बढ़ा देती है वेसल्स का, डायमीटर बढ़ेगी तो वेसोडाइलेशन होगा, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, दर्द में आराम हो जाएगा 6-8 घंटे, लेकिन उसके बाद वापस दर्द शुरू हो जाता है, तो वो क्या करती है, वेसोडाइलेशन कर देती है, उससे वेसोडाइलेशन से आराम आ सकता है। तो ठीक वही है, प्रेगनेंसी में फ्लूइड तो बढ़ता है बट डायमीटर भी बढ़ जाता है, तो जितना फ्लूइड बढ़ता है उसके कंपेरिजन में डायमीटर ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से बीपी नहीं बढ़ती नॉर्मल प्रेगनेंसी में, जो बढ़ती है उसको पीएच बोलते हैं, वो अलग चीज है। तो सिस्टमैटिक वस्कुलर रेसिस्टेंस कम हो जाता है, स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी में बीपी नॉर्मल से थोड़ा बहुत कम ही देखने को मिलता है, ज्यादा नहीं देखने को मिलता। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है 5 लीटर, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वही भैंस पानी में। कल आपके टेस्ट था तो आप बोल रहे थे कि किसी के बनेंगे 70%, किसी के 60, किसी के 50, किसी के 45, किसी के 55, ऐसे बोलते आपने परसेंटेज कैसे निकाले, परसेंटेज कैसे निकाले भाई, मैक्सिमम में से मिनिमम एवरेज निकाल के तो परसेंटेज निकालते हो, परसेंटेज कैसे निकालते हो, मिनिमम बटा मैक्सिमम इंटू 100, परसेंटेज ऐसे ही निकलता है। अच्छा, हार्ट फेलियर के असेसमेंट के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, इकोग्राफी करते हैं, इको करते हैं, इको से क्या क्या करते हैं, इजेक्शन, इजेक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन, नाम सुना इजेक्शन फ्रैक्शन, नहीं सुना, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है इजेक्शन फ्रैक्शन। अच्छा, नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होना चाहिए, कुछ तो बताओ, कितना परसेंटेज, परसेंटेज में होता है कि एमएल में इजेक्शन फ्रैक्शन, चलो ये बता दो, परसेंटेज में होता है, चलो कुछ तो पता है कितना होना चाहिए, 90%, 80%, 70%, 50%, 60%, 40%, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल कितना होता है, हम मानते हैं मैक्सिमम है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए कह रहा हूँ। और कैसे निकालते हैं, आपने तो पढ़ के नहीं आए होंगे वो फॉर्मूला पुंडुकल इंडेक्स का, वो क्या बोलते हैं बॉडी सरफेस एरिया का, नहीं पढ़ के आए होंगे आप लोग, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, मेरा काम था कहना, मैंने कह दिया। बता दीजिए इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, पता है, बोलते हैं ना इसका तो इजेक्शन फ्रैक्शन इतना है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना हार्ट फेलियर की डेफिनेशन है, पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, इको से पता चलता है, उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। आप कैसे पता करोगे इसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, किस फॉर्मूले से पता करते हैं, तो आइडिया लगाओ, हार्ट फेलियर पर हम लोग तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको, नहीं कोई कोई तो बताएगा, एनीवन प्लीज, कोई तो बता दो, कोई नहीं बताएगा, नहीं ठीक, कोई बात, वेरी गुड। कल कितने नंबर का टेस्ट था, कितने नंबर का था, 100 का, एक बंदा जिसके 100 में से 60 नंबर आता है और एक का 100 में से 50 आता है, तो इसको बोलते हो कि 60% बने, इसको बोलते हो 50% बने, ऐसे बोलते हो, ऐसे बोलते हो आप लोग, इजेक्शन फ्रैक्शन कहीं ना कहीं ऐसे निकलता है। इजेक्शन फ्रैक्शन यही है कि कितना ब्लड हार्ट में आया एक कॉन्ट्रैक्शन में और उस एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना बाहर निकला, उसका एवरेज ही इजेक्शन फ्रैक्शन कहलाता है। जितना ब्लड आया, जितने नंबर का पेपर था, जितने नंबर ज्यादा आएंगे उतनी आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो हार्ट फेलियर की डेफिनेशन क्या है, अनएबल टू पंप द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर, तो हार्ट पंप नहीं करेगा, इसका मतलब जो ब्लड आ तो गया वापस नहीं निकला, इसका मतलब हार्ट की साइज बढ़ जाती है, हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो ब्लड आ तो गया बाहर नहीं निकला तो उसको बोलते हैं फेलियर। तो स्ट्रोक वॉल्यूम को बोलते हैं बाहर निकलना, वो तो आपको सबको पता है कितना होता है 70 ml, एक होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एक होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एक होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। टोटल ब्लड हमारी बॉडी में कितना आया एक कॉन्ट्रैक्शन में, लगभग 120 ml आता है, कितना आता है 120, निकलता कितना है एक कॉन्ट्रैक्शन में, कितना निकलता है, कितना निकलता है 70, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से, किससे गुणा करते हैं 100 से, आंसर आएगा लगभग 58%। अगर किसी बंदे में 120 ml ब्लड कॉन्ट्रैक्शन में आ रहा है, 70 ml बाहर निकल रहा है, इसका मतलब उसका हार्ट पूरा काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। 55 से 60% किसी पर्सन का इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, इसका मतलब हार्ट 100% काम कर रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम बटा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100, एंड डायस्टोलिक का मतलब हार्ट जब रिलैक्स हो चुका था उसमें कितना ब्लड आ चुका था अंदर, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना है, अब तो बता दो, एंड सिस्टोलिक का मतलब अरे कॉन्ट्रैक्शन के बाद कितना पीछे बच गया, 120 आया 70 निकल गया, पीछे कितना बच गया 50 ml, समझ में आया कुछ, कुछ समझ में आया क्या, एंड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक स्ट्रोक वॉल्यूम, इन तीनों का एवरेज निकालते हैं, उसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेट 55 से 60 के बीच में होना चाहिए। वेरी गुड, आप कार्डियोवास्कुलर में देख लेना, हमारा इतना ही था, हमने बता दिया। इसमें से कौन सी बात गलत है,
हेमोडायनेमिक चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट। कौन सी बात गलत है इनमें से? क्या प्रेगनेंसी में कार्डियक आउटपुट बढ़ता है? क्या हार्ट रेट बढ़ती है? क्या प्रेगनेंसी में टेकिकार्डिया होना चाहिए? हार्ट रेट बढ़ती है, 70 से 85 हो जाती है, टेकिकार्डिया इज नॉर्मल। टेकिकार्डिया की डेफिनेशन क्या है? हार्ट रेट इज मोर देन 100। प्रेगनेंसी में हार्ट रेट 85 तक पहुंचती है तो नॉर्मल है, 100 से ऊपर जाता है डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। क्या स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है? क्या फीमोरल वेन का प्रेशर बढ़ता है? कितना बढ़ता है वो शायद पढ़ लिया है, पढ़ना मुझे नहीं याद, पढ़ लेंगे। ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, फीमोरल वेन का प्रेशर बढ़ता है, रीजन अभी आ जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में, वही है। तो कुल मिला के आपका गलत आंसर कौन सा है? ई है। ठीक है, वेरी गुड। सुपाइन हाइपोटेंशन पढ़ चुके हैं, पढ़ना है, ठीक है कोई बात नहीं। ये फीमेल है, सुपाइन सो रही है, ये इसका यूट्रस है, यूट्रस किस साइड झुका हुआ रहता है? राइट साइड। तो ये इंफीरियर वेना के बाद किधर जा रहा है? राइट एट्रियम की तरफ जा रहा है। तो जब इंफीरियर वेना के ऊपर की तरफ जाएगा तो यूट्रस इसको क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस कर देगा तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम की कमी हुआ, इसका मतलब बीपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या साइन आएंगे? फेंटिंग, डिजीनेस और सिनकोप। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? मरीज को कौन सी पोजीशन में सुलाना चाहिए? लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। इससे क्या होगा? इंफीरियर वेना के वहां कंप्रेस नहीं होगा और धीरे धीरे पोजीशन चेंज करनी चाहिए, एकदम खड़ी नहीं होना वरना चक्कर आके गिर सकती है। दो बातें याद रखना, सडन पोजीशन चेंज नहीं करना और लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुलाना, दोनों बातें काम की। तो कैसे लिखोगे? ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस, शायद मुझे याद आ रहा है मैंने लिखवाया था, पता नहीं ऑनलाइन में पढ़ा होगा, अभी वो भी वही चल रहा है। ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस कंप्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना के वहां, उसकी वजह से डिक्रीज वीनस रिटर्न फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटी, उसकी वजह से डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट कम, आपको सीधा नीचे जाना है ना, मेरी जगह नहीं है इधर इसलिए घुमा रहा हूं। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, उसकी वजह से बीपी कम हो गई। बीपी कम कौन सी पोजीशन में सोने की वजह से? सुपाइन सोने की वजह से। तो सुपाइन हाइपोटेंशन और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। तो इसको क्या बोलते हैं? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। और सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम में क्या क्या साइन आएंगे? फेंटिंग, डिजीनेस और सिंकोप। तो हमें क्या करना चाहिए? लेफ्ट लेटरल में सोना चाहिए और धीरे धीरे पोजीशन चेंज करनी चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या है? लेफ्ट लेटरल प्लस स्लोली चेंज द पोजीशंस। ये हो गया सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। पोजीशन की वजह से बीपी कम हो रही है, इसीलिए इसका नाम हम कई बार दे सकते हैं पोस्टुरल हाइपोटेंशन। पोस्टुरल का मतलब पोजीशंस, ठीक है बात आया समझ? इसका क्वेश्चन ज्यादा आता है पेपर में, आता ही आता है। एक ये और एक डीआईसी नाम की एक डिजीज होती है, आपको शायद नहीं पता होगा, आगे बताएंगे आपको। डीआईसी इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ नर्सिंग। डीआईसी बहुत फेमस है, कॉम्पिटिशन नॉट सेट किसी में नहीं आएगा डीआईसी, उसका हम डिस्कशन कर लेंगे जब पढ़ेंगे, उसका नहीं आना है। आया समझ में? थोड़ा बहुत या कम ज्यादा? अब एक बात, अब जितना मैं लिखा हूँ वही लिखना, अपनी मर्जी से कुछ मत करना। हो गया? आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताना मुझे, प्रेगनेंसी में वेन प्रेशर और स्पेशली फीमोरल वेन का प्रेशर बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है कम होता है? इसको समझ ले, लिखना कुछ मत, बस लिखो फीमोरल वेनस प्रेशर, बस इतना लिखना। क्या होता है पढ़ लेते हैं। एंकल एडिमा का कॉज ये है मेन, सेकंड नंबर है डिक्रीज एल्ब्यूमिन, मेन कॉज ये है लेग एडिमा, वेरिकोज वेन का भी मेन कॉज ये है, हेमोरेज का भी कॉज ये है। क्यों है आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा कि प्रेगनेंसी में पैर में स्वेलिंग क्यों होती है, अभी आ जाएगा समझ में। कोचिंग में पढ़ाते हैं उनके वेरिकोज वेन क्यों होता है, समझ में आ जाएगा अभी। हाँ क्यों होता है अभी आ जाएगा। ये तो दो कंडीशन देते हैं, एक है नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, जगह भी तो चाहिए, प्लीज सुनना है ना। और एक कर देते हैं प्रेग्नेंट फीमेल। आपके सामने दो पेशेंट है, एक नॉन प्रेग्नेंट है और एक प्रेग्नेंट फीमेल है। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से वेन आती है और यही वेन आगे जाके ये पैर वाली वेन है, ग्रेट सेपेनियस वेन। बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट वेन कौन सी होती है? ग्रेट सेपेनियस वेन। लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है? कुछ भी याद नहीं क्या? सबसे बॉडी की लार्जेस्ट वेन होती है इंफीरियर वेना के बाद, सबसे लॉन्गेस्ट वेन होती है ग्रेट सेपेनियस वेन। कौन सी? तो ये पैर वाला ड्रेनेज लेके आती है, फिर यहाँ जाती है इंटरनल एरिया पे आ जाती है जो कि पेरिनियल एरिया का ड्रेन लेके आती है, यहाँ जाती है फिर यूट्रस वाली एरिया वगैरह, फिर यहाँ रीनल, ऐसे करते करते वो राइट एट्रियम में आ जाती है, कुल मिला के वेनस रिटर्न लेके आती है। ये बात हमें पता है। तो अब क्या होता है, पहले अपन नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन देख लें, जैसे हम सब लोग मेल हो चाहे फीमेल कोई। इसमें क्या होता है, जो फीमोरल वेन होती है उसका प्रेशर होता है 8 to 10 cmH2। कितना होता है? कितना? मतलब बहुत कम प्रेशर होता है। जब कोई कंडीशन नॉन प्रेग्नेंट की बात करें तो फीमोरल वेन का प्रेशर कितना होता है? 8 to 10 cmH2। और जब तक प्रेशर 10 से कम होगा एडिमा नहीं होगा पैरों में। अब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, अब बताओ प्रेग्नेंट हो गई तो दो बातें याद रखो। ये इंफीरियर वाले के बाद जा रहा था, यूट्रस ने इसको दबा दिया, पहला रीजन। यस और नो? और फिर लंबे समय से वो खड़ी है, तो दो कंडीशन होगी। फीमेल प्रेग्नेंट है, इसका मतलब उसके एब्डोमेन में कुछ न कुछ तो है। तो दो कंडीशन है, या तो फीमेल सो सकती है या फीमेल खड़ी रह सकती है। तो दो कंडीशन कर लो, प्रेग्नेंट फीमेल या तो सो रही है और या खड़ी है, स्टैंडिंग पोजीशन। अब बोलते हैं ना कि किसी भी हालत में प्रेग्नेंट फीमेल को लंबे समय तक खड़ा नहीं रखना है। कारण क्या, अभी समझ में आ जाएगा। जब फीमेल सो रही है और वो प्रेग्नेंट है तो कितना ही जोर लगा ले, उसका फीमोरल वेन का प्रेशर होगा 25 cmH2। कितना होगा?
25 CmH2O। और अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है वो खड़ी है तो एक तो यूट्रस दबा रहा है इंफीरियर वेना केवा को, एक वो खड़ी है तो उसका वीनस रिटर्न पूरा नहीं आ पा रहा है, हाइट ऊपर चढ़ नहीं रहा, ब्लड जा नहीं रहा है, उसका प्रेशर हो जाता है 80 to 100 CmH2O। और एडिमा नहीं हो उसके लिए कितना चाहिए, लेस देन 10। तो क्वेश्चन बोलते हैं प्रेगनेंसी में अगर फीमेल खड़ी रहेगी तो लेग एडिमा होगा, कोई नहीं रोक सकता। क्यों होगा, क्योंकि फ्यूमरल वेन का प्रेशर 10 गुना हो जाता है, 8 से 10 का कितना गुना हो जाता है। अब बोलते हैं कि अगर फीमेल सो गई तो अगर वो लेफ्ट लेग में सो गई और पैरों के नीचे पिलो दे दिया तो उसका प्रेशर 25 या गुना जाएगा। तो इससे क्या होगा, हल्का सा माइल्ड सा एडिमा रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। तो क्या बोलते हैं कि फीमेल को प्रेगनेंसी में लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुलाना चाहिए और लेग के नीचे स्लाइटली पिलो रखना चाहिए। इससे क्या होगा, वीनस रिटर्न प्रॉपर होगा, यूट्रस कंप्रेस नहीं कर पाएगा और प्रेशर 25 का हो जाएगा, एडिमा एकदम माइल्ड हो जाएगा। जीरो एडिमा नहीं हो तो भी चलेगा, लेग में माइल्ड एडिमा नॉर्मल है, क्योंकि कितना ही जोर लगा लो प्रेशर इतना होगा नहीं, इतना तभी होगा जब फीमेल नॉन प्रेग्नेंट होगी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एंकल एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, रेस्ट इन लेफ्ट लेटरल्स विद स्लाइटली लेग एलिवेशन। तो स्टैंडिंग पोजीशन में क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। क्या ये बात समझ में आई। तो एंकल एडिमा कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रेस्ट, पहले ड्रग नहीं देना है, एंकल एडिमा में सीधा इलास्टिक नहीं दे देना है, नहीं कुछ कोई ड्रग देने की जरूरत नहीं है, पहले रेस्ट करवा के देखना है। रेस्ट के बाद भी एडिमा उतना ही है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। मैं बता दूं एडिमा दो प्रकार से, फेशियल एडिमा विदाउट एनी रेस्ट है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। लेग एडिमा 12 घंटे की रेस्ट के बाद में कम नहीं हो रहा तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। लेग एडिमा 12 घंटे की रेस्ट करने के बाद भी उतना का उतना है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। फेशियल एडिमा अपर साइड में कहीं पर भी एडिमा है, हट के ऊपर, तो अगर बिना रेस्ट के भी दिख रहा है तो डॉक्टर को सीधा इन्फॉर्म करना है, ये अब नॉर्मल है। लेकिन लेग एडिमा 12 घंटे की रेस्ट के बाद अब नॉर्मल है, पहले तो रहेगा। समझ में आया क्या मैकेनिज्म। अब बोलते हैं सर हेमरेज क्यों होता है प्रेगनेंसी में, इसका भी सेम रीजन है। ये इंफीरियर ये जा रही है फीमोरल वेन इस पैर की, अब इधर ये पेरिनियल एरिया है, इस पेरिनियल वेन आई इंटरनल एरिया को आगे माना, ये कहां छोड़ इंफीरियर वेना क्यों मिल जा रही है, यहां यूट्रस कंप्रेस कर दिया तो ये वीनस पूरा का पूरा वापस रिटर्न नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो वहां पर वीनस रिटर्न रह जाएगा, तो वेन क्या हो जाती है, डायलेट। व्हाट द डेफिनेशन ऑफ वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन की डेफिनेशन क्या है, वेरिकोज वेन का मतलब क्या होता है, लंबे समय से वेन का प्रेशर बढ़ने से वेन के वॉल खुले रह जाते हैं, इनकॉम्पिटेंट वीनस वॉल इज कॉल्ड वेरिकोज वेन। तो लंबे समय से प्रेशर ज्यादा है उसकी वजह से ये वेन के बीच में क्या होता है, सेमिलुनर वॉल होता है, वो वॉल अपना काम करना छोड़ देता है तो ब्लड ऊपर जाएगा नहीं। तो प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन क्यों होता है, क्योंकि यूट्रस इनलार्ज हो जाता है, फ्यूमरल वेन का प्रेशर बढ़ जाता है। तो पेरिनियल एरिया में वेरिकोज हो जाना हेमरेज कहलाता है, और यहाँ पे हो जाना वेरिकोसिटी ऑफ द लेग कहलाता है। वेरिकोज का मतलब सिर्फ पैर नहीं है, जिसके साथ में एरिया का नाम लिख दीजिए, पेरिनियल एरिया में वेरिकोज हो जाना हेमरेज, वहीं से ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे और कहीं हो गई तो वेरिकोसिटी ऑफ द लेग। वेरिकोज का मेन मीनिंग होता है इनकॉम्पिटेंट वीनस वॉल, वॉल होते हैं क्या हो गए, ओपन हो गए, उसकी वजह से ब्लड ऊपर नहीं जा रहा। तो हेमरेज का भी एक कॉज है, हेमरेज के टोटल 2-3 कॉज है, उनमें से एक कॉज है, दूसरा कॉज है कॉन्स्टिपेशन बिकॉज़ ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जीआई मोटिलिटी नहीं होगी तो उसकी वजह से भी हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। मेन कॉज यही है कि फीमोरल वेन का प्रेशर बढ़ जाता है। क्या ये बात समझ में आई आपको, बस ये कांसेप्ट था 8 to 10 25 80 to 100 फिजियोलॉजिकल एनीमिया रिजॉल्व, फिजियोलॉजिकल एडिमा रिजॉल्व बाय द रेस्ट एलोन, रेस्ट से रिजॉल्व हो सकता है, बस यही क्वेश्चन याद, सीधा लेसिक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। सही है, हाँ या ना, ठीक है, करें जल्दी लिखो। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, बोलो एक बार, मिटा दो। हम तो वापस लिखो, गद्दी वाली बात है और मैं वो लिखने नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूँ स्लाइड में जो चीज लिखी है मैं लिखने नहीं दूंगा, यहाँ पर इतना लिखना ना, एडिमा रिजॉल्व बाय रेस्ट एलोन, बस। अब तो मिटा दो, डन। चलो अब कर लो, देखो फीमोरल वेन का प्रेशर बढ़ता है, सबको बता दिया कितना बढ़ता है, कॉमन इलियक वेन के ऊपर प्रेशर लगता है क्योंकि यूट्रस राइट साइड झुका हुआ होता है, यूट्रस राइट साइड झुका हुआ होता है। फीमोरल वेन का प्रेशर नॉन प्रेग्नेंट में 8 to 10 होता है, जब फीमेल प्रेगनेंसी में जब सो रही है तो 25 होता है, जब वो खड़ी है तो 80 to 100 होता है। दैट्स व्हाई द फिजियोलॉजिकल एडिमा ऑफ द प्रेगनेंसी सबसाइड बाय रेस्ट एलोन, एक भी बात लिखने की जरूरत नहीं है, सारा मैकेनिज्म सबको पता है। यस और नो, रीजन बता दिया, रेस्ट से कितना कम कितना ज्यादा क्यों बढ़ता है, यूट्रस उसको कंप्रेस कर देता है, बस खत्म बात। आगे बढ़े, नहीं लिखना इसमें कुछ है ही नहीं, जो लिखवाया वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट मेटाबॉलिक चेंजेस, दो बात, तीन बात और है, क्या है, मैं लिखवा ही नहीं रही है, फिर क्या करूं। मेटाबॉलिक चेंजेस, मेटाबॉलिक्स में एक प्रोटीन की बात याद रखनी, एक कार्बोहाइड्रेट की बात याद रखनी, एक आयरन की बात याद रखनी, तीन बातें याद रखनी, तीनों में से एक एक क्वेश्चन बनता है, एक एक ओनली। तो मेटाबॉलिक में क्या क्या पढ़ते हैं अपन लोग, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि प्रेगनेंसी में बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है, बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन भी चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ये थोड़ा सा एक किंतु परंतु वाला पार्ट है, प्रेगनेंसी में पॉजिटिव नाइट्रोजनस बैलेंस रहता है। अच्छा पॉजिटिव नाइट्रोजनस और नेगेटिव नाइट्रोजनस का मीनिंग क्या है, बताना एक बार, अच्छे से पढ़ाई करके आए हो बीएससी में तो थोड़ा बहुत पता होगा, एमएससी कहीं की होती है, अगर क्या थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पता ही होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव बैलेंस किसको बोलते हैं और नेगेटिव बैलेंस किसको बोलते हैं,
किसको बोलते पॉजिटिव और किसको बोलते नेगेटिव? कुछ भी आइडिया नहीं? अच्छा कैसे? कैसे बताओ देख। एक पर्सन इसमें हो जाएगा 2 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रहा है, दूसरे में 4 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो पॉजिटिव किसमें होगा नेगेटिव किसमें होगा? ऐसा होता तो हर कोई नर्सिंग ऑफिसर 90,000 ले लेता 2 मिनट में। मैंने जानबूझ के ज्यादा दिया उसको, आपने पॉजिटिव बोल दिया। पॉजिटिव का मतलब हमारे हाथ में ज्यादा कितना है, हमारी बॉडी में ज्यादा कितना है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। हमने प्रोटीन खाया 100 ग्राम, बॉडी से यूज हो गया 99 ग्राम, इसका मतलब 1 ग्राम हमारे पास एक्स्ट्रा है, 1 ग्राम लॉस हुआ है। एक्स्ट्रा जो चीज एक्स्ट्रा हमारे पास बच जाती है वो पॉजिटिव होता है। अरे इतना तो बताओ, हॉस्पिटल में काम किया थोड़ा बहुत आपने, एक पेशेंट एक दिन में 1500 ml पानी पीता है, 1400 ml यूरिन आ जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? 100 ml पॉजिटिव है इसका बैलेंस। बोलते नहीं बोलते? मतलब इसकी बॉडी में 100 ml ब्लड फ्लूइड बच गया, इसको पॉजिटिव बैलेंस बोलते हैं। और अगर 1500 ml इंटेक है और 1700 ml यूरिन आ जाए तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव है। यस और नो? तो प्रेगनेंसी में क्या होता है? पॉजिटिव नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की डेफिनेशन क्या है? अच्छा प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है ये भी बता दो चलो। प्रोटीन होता क्या है? मैं नाइट्रोजन कब से बोल रहा हूँ, कम से कम ये क्वेश्चन भी तो आता है पेपर में, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन? जो हमारी बॉडी बनाता है वो प्रोटीन है, ऐसे बोलते हो? प्रोटीन के बारे में कुछ 3 बातें बता दो एकदम शॉर्ट में। प्रोटीन क्या है मैम, आप बता दो। हाँ हाँ आप क्या आगे? हाँ आप, हाँ से कह रहा हूँ, आप क्या आगे? हाँ नहीं पता, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। हाँ आप बताओ। हेलो जी जी आप बताओ। हाँ हाँ बता देगा। प्रोटीन किसका बना होता है? स्टार्ट यहाँ से करो। प्लास्टिक का, रबड़ का, लोहे का, किसका बना होता है? अमीनो एसिड का बना होता है प्रोटीन। अमीनो एसिड किसका बना होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होता है, अमीनो एसिड प्रोटीन का बना होता है। दैट्स डेफिनेशन होगा। यही बात है, ये तो गलत जवाब है, कुछ तो आंसर देना पड़ेगा सही। कोई भी आंसर नहीं दे पा रहा, आप बताओ। हाँ बताओ, देखिए सुनना है आपको, खड़े हो गया। हाँ बताओ। वेरी गुड। ऐसा कोई भी केमिकल कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस, ये तीनों तो सारे में होते हैं, फैट की डेफिनेशन भी यही है, कार्बोहाइड्रेट की भी यही है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन की डेफिनेशन ऐसा कोई भी केमिकल कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन कंपल्सरी है, और सल्फर हो सकता है नहीं भी हो सकता है, सल्फर हो सकता है नहीं जरूरी नहीं है, नाइट्रोजनस। तो ऐसा कोई भी केमिकल कंपाउंड जो नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना होता है वो प्रोटीन कहलाता है। और प्रोटीन की बेसिक यूनिट को अमीनो एसिड बोलते हैं। प्रोटीन की बेसिक यूनिट को अमीनो एसिड बोलते हैं। वो अलग अलग टाइप के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, वो अलग डीप मैटर नहीं जाएंगे उसमें, समझ रहे हैं? अब बताओ, बैठो आप देखिए। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, आप भी बैठो। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन का मतलब पॉजिटिव प्रोटीन बैलेंस। प्रेगनेंसी में क्या होता है? अच्छा ये हमारा बॉडी का लीवर है, लीवर का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन से रिलेटेड। भाई लीवर क्या ज्यादा फंक्शन है, प्रोटीन से रिलेटेड क्या फंक्शन है? अरे मेन क्वेश्चन बताओ, एग्जाम में आने वाला, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं हम तो। अच्छा जिस जैसे मैं हूं आपके सामने, मेरा अगर लीवर काम नहीं कर रहा है तो मेरे को प्रोटीन एक्स्ट्रा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? क्या? या तो नहीं देना चाहिए या कम देना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बेवकूफो सुनो, ये नाइट्रोजनस वर्ड अमोनिया के लिए यूज होता है। नाइट्रोजन का मतलब NH3। NH3 अमोनिया क्या है? अमोनिया इज नाइट्रोजन सब्सटेंस, और प्रोटीन अमोनिया का बना होता है। प्रोटीन किसका बना होता है? अमोनिया का। इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा आप प्रोटीन खाओगे उतनी ज्यादा आपकी बॉडी में अमोनिया बनेगा, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में नाइट्रोजन सब्सटेंस बनेगा, सब्सटेंस क्रिएट होगा। और लीवर का फंक्शन क्या होता है? अच्छा अमोनिया हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेस हार्मफुल है, मोर हार्मफुल है? मोर हार्मफुल एज कंपेयर टू यूरिया। तो लीवर का फंक्शन होता है अमोनिया को यूरिया में बदलना। तो जितना ज्यादा आप प्रोटीन खाओगे, कितना भी खा लो, अगर आपकी बॉडी काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, तो अमोनिया को यूरिया में बदले आपकी बॉडी यूटिलाइज हो जाएगी, मसल ग्रोथ हो जाएगी। और अगर किसी का लीवर काम नहीं कर रहा है तो अमोनिया क्या यूरिया में बदलेगा? तो अमोनिया कहाँ जाएगा? ब्लड में, और ब्लड में जाके आपका डैमेज कर देगा, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन फेल कर देगा। उसको बोलते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। क्या बोलते हैं? फिर आप क्या देते हो? लैक्टोलोज और नियोमाइसिन। क्या देते हो? हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में क्या देते हो? लैक्टोलोज और नियोमाइसिन। ये क्या करता है? बाहर निकाल देता है जीआईटी से। तो अमोनिया नाइट्रोजन सब्सटेंस होता है। और लीवर का एक साइकिल जिसका नाम है ऑर्निथिन साइकिल। कौन सा साइकिल? ऑर्निथिन साइकिल 11 क्लास में पढ़ा था, याद करो, क्रेब्स साइकिल से आगे वाला चैप्टर। उसमें क्या था? अमोनिया से यूरिया में बदलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। और यूरिया यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, इसलिए हमारी बॉडी में डेंजरस नहीं है। अमोनिया बाहर नहीं निकलता, इसलिए ब्रेन को डैमेज कर देता। ब्रेन डैमेज होगा तो फिर वो ऐसे मरीज खड़ा होगा, ऐसे करेगा। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? एस्टेरेक्सिस। इसका मतलब है उसके ब्लड में क्या आ गया? अमोनिया ज्यादा है। नॉर्मल होता है 10 to 80, ज्यादा हो जाता है एस्टेरेक्सिस, स्ट्रेपिंग एंड ट्रेमर्स होते हैं। तो कुल मिला के अमोनिया हमारी बॉडी में ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोटीन कितना भी खा लो लेकिन लीवर काम करना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, लीवर फेलियर और किडनी फेलियर में कभी भी प्रोटीन नहीं देते। लीवर फेलियर और किडनी फेलियर में प्रोटीन कम क्यों देते हैं? कि किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी और लीवर मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा। तो लीवर फेलियर में हाफ देते हैं और किडनी में भी हाफ, 20 से 40 ग्राम पर डे अडल्ट में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आया हुआ मतलब आ जाएगा। तो कुल मिला के आप क्या समझे कि बॉडी में प्रेगनेंसी में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में, कि अमोनिया से यूरिया में थोड़ा सा कम बदलता है। इसका मतलब बॉडी में प्रोटीन स्टोर होने लगता है, स्टोर ज्यादा होगा, बाहर कम निकलेगा, तो बैलेंस क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? तो ऐसा बोलते हैं कि 500 ग्राम बॉडी में प्रोटीन एक्स्ट्रा स्टोर हो जाता है प्रेगनेंसी में, कंपेरिजन बाहर कम निकलता है। ये वेट गेन का छोटा सा कारण ये भी है। तो लगभग कितना स्टोर हो जाता है? तो अमाइनो एसिड टू यूरिया चेंजेस कम हो जाता है, नाइट्रोजन टू यूरिया का चेंजेस कम हो जाता है, इसलिए प्रोटीन बॉडी से ब्रेक डाउन कम होता है। एज कंपेयर टू जितना वो खाती है उसके कंपेरिजन में उतना ब्रेक डाउन नहीं होता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। इसीलिए प्रेगनेंसी में वेट भी बढ़ने का एक रीजन ये भी है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बढ़ना, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना। ये तो पता ही होगा आपको। और ये सेकंड लास्ट लाइन, ये बताने की जरूरत नहीं है, लिखनी भी नहीं थी शायद मुझे। जब मैं प्लेसेंटा का फंक्शन पढ़ा था तो अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से बताया था। टेबल याद हो तो किसी को?
कि प्रोटीन प्लेसेंटा से फीटस में कौन से मैकेनिज्म से ट्रांसफर होता है? बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। टेबल याद है किसी को? प्रोटीन का ट्रांसफर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से होता है, याद है किसी को? तो वापस आ गया ऐसे ही, ठीक है, ये मेटाबॉलिक हो गया चेंजेस। हमारे बॉडी में कितना प्रोटीन चाहिए? आरडीए। आरडीए का मतलब क्या होता है? रिकमेंडेड क्या? रिकमेंडेड डेली अलाउंस। रिकमेंडेड डेली अलाउंस इज रॉन्ग आंसर। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज। आप बोलोगे डेली कितना चाहिए तो आरडीए की फुल फॉर्म आरडीए होगा, गलत। डेली कितना चाहिए उसको बोलते हैं आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे सवाल आते हैं जो गलत होने के चांसेस होते हैं, वही आता है। अब वो सोचते हैं अच्छा डेली का पूछ रहा है, ऑप्शन ए आरडीए, अब वो सोचेंगे नहीं, तुरंत कर देंगे। रोजाना का कितना प्रोटीन खाना चाहिए? कितना? अगर कोई 60 किलो का कितना ग्राम खाना चाहिए? 60। 50 का है तो 50, 40 का है तो 30 का है तो 30, ठीक है, अच्छी बात। मतलब 1 ग्राम पर वेजिटेबल प्रोटीन से। अगर एग प्रोटीन पूछे तो 0.83 ग्राम पर केजी। अगर एग प्रोटीन पूछ ले, क्योंकि एग में प्रोटीन की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, एनपीयू बहुत ज्यादा होता है, बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एग प्रोटीन 0.83 ग्राम पर केजी, पॉइंट एडब्ल्यूएच की गाइडलाइन है 0.83 ग्राम पर केजी। अगर बाई चांस पूछ ले कि एग को रेफरेंस प्रोटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस प्रोटीन? ऐसा कोई भी प्रोटीन जिसमें सभी जो हमारी बॉडी में चाहिए सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कंप्लीट प्रोटीन होता है, बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन इज कॉल्ड रेफरेंस प्रोटीन। ये बात समझ में आ गई? अच्छा एक सवाल पूछूं, एकदम सिंपल सवाल पूछता हूँ, हमारे बॉडी में प्रोटीन कितना होता है नॉर्मली, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए बताओ, देखिए कितना होना चाहिए? कोई नहीं बता रहा, सच में नहीं पता? जैसे कोई पर्सन है जिसका वजन 60 किलो है, उसकी बॉडी में प्रोटीन कितना होना चाहिए आइडियली? अब तो बता दो, 1 ग्राम पर केजी से तो 60 ग्राम ही हुआ। क्या आरडीए और कितना होना चाहिए दोनों सेम है? जिसका लेना देना नहीं है, दोनों का मतलब ये है कि बच्चा जन्म लेता है तो वजन कितना होना चाहिए? 2.5 किलो। वो अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग बातें होगी दोनों, बताओ देखें। अच्छा पहले तो ये बताओ, हमारी बॉडी वेट का प्रोटीन कंटेंट और आरडीए में डिफरेंस क्या है? इसमें वही डिफरेंस है कि एक बच्चे को पूरा डेवलप होने में कितने दिन चाहिए? कि 280। और एक पर्सन का लाइफ स्पान कितना होता है? 70 साल, 80 साल, 90 साल, तो दोनों अलग अलग है। आरडीए का मतलब है पर केजी कितना चाहिए, रोजाना का पर केजी कितना चाहिए, बॉडी वेट पर कंटेंट कितना होता है, कौन बता सकता है? किसी को याद आ रहा है? अरे आपका बॉडी वेट अगर 60 किलो है तो आपकी बॉडी में कितना ग्राम या किलो या क्विंटल प्रोटीन होना चाहिए, उसको बोलते हैं। आपकी बॉडी वेट का कितना परसेंटेज प्रोटीन होना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। इतना तो आपको सबको पता है, आपकी जितनी बॉडी है उसका 60% फ्लूइड होता है। 70 किलो की बॉडी है तो 42 लीटर फ्लूइड होता है, ये तो आपको पता है। तो आपकी बॉडी का प्रोटीन कितना होना चाहिए? आपकी जितनी बॉडी है उसका 20% प्रोटीन होना चाहिए, अगर है तो सफिशियंट है। 60 किलो के पर्सन में 12 किलो प्रोटीन होना चाहिए, 20% बॉडी वेट का प्रोटीन होना चाहिए। कितना? बॉडी वेट का 20% का मतलब होता है 1/5 ऑफ बॉडी वेट, 1/5। आपके बॉडी वेट का 1/5, 20% प्रोटीन होना चाहिए। अगर किसी में है तो उसकी बॉडी में सफिशियंट प्रोटीन स्टोरेज है, नहीं है तो कम है, बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगता होगा इजी, लेकिन जिस दिन ये क्वेश्चन आपकी जॉब मिलेगा ना तब आपको यकीन होगा हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया, ये तो हो गया क्या? अब एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट, इतना तेज, इतना सुपर पावर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट, कार्बोहाइड्रेट का ये है। अब मेरे को ये बताओ, प्रेगनेंसी एक अजीब कंडीशन है, प्रेगनेंसी में अच्छा इंसुलिन का फंक्शन क्या है? पहले आप मेरे को कौन चीजें बता दो फिर यहाँ पढ़ते हैं। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? हाँ मैम बताओ, आपको पता ही नहीं, सच में नहीं पता या बताना नहीं चाहते? राहुल नहीं पता? हाँ वो भाई साहब, इंसुलिन का फंक्शन क्या है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्या कर रहे थे आप? हाँ क्या हुआ, क्या कर रहे थे? अंडरलाइन कर रहे थे, बताओ इंसुलिन का फंक्शन बताओ, जोर से बोलो। ग्लूकोज को कहाँ से, सेल से या ब्लड से? कहाँ भेजता है? कम करके कहाँ भेजता है? भाई कम करता है ना तो भेजता है, उड़ा देता हवा में, सेल में भेजता है। इसका मतलब सेल में तो भेजता है ग्लूकोज, मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है या ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है? क्या करवाता है? इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को उठा के सेल के अंदर डाल देता है। जिस किसी पर्सन में इंसुलिन प्रॉपर होता है उस पर को ज्यादा भूख नहीं लगती, क्यों? क्योंकि सेल कंट्री नहीं रहती। और जिस किसी पर्सन में ग्लूकोज इंसुलिन नहीं होता उसको हाइपरग्लाइसीमिया आता है, जितना ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया आता है उतना ज्यादा खाता है वो, क्योंकि सेल में तो जाने का ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा है। इंसुलिन का काम क्या बताया आपने? ब्लड ग्लूकोज बोलना है, ग्लूकोज नहीं बोलना। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो एक खड़े रहना, एक सवाल पूछता हूँ नेक्स्ट। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज को कम करना। प्रेगनेंसी में क्या होता है? इंसुलिन ज्यादा है, इंसुलिन ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं? हाइपर इंसुलिनिज्म, हाइपर इंसुलिनीमिया, एक ही बात है, ब्लड में इंसुलिन ज्यादा है। तो इंसुलिन का फंक्शन क्या बताया वापस बताना? ब्लड ग्लूकोज को कम करना। तो प्रेगनेंसी में देखो हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है? इंसुलिन नॉर्मल से ज्यादा है, होता है फीमेल में 50 to 60% फीमेल में हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो वही प्रेगनेंसी बहुत अजीब गरीब चीज है। प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया बट विद हाइपरग्लाइसीमिया। व्हाई?
क्यों? और पूरे दिन हाइपोग्लाइसीमिया होता है, सुबह 6 बजे मदर उठती है उस समय हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ये भी अजीब गरीब है। हाँ ये चलो ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट मान लेते हैं। क्यों, रीजन क्या है? नहीं पता ना, कोई बात नहीं, मैं तो सुनना है, बात नहीं करनी है। सुनो, प्रेगनेंसी में क्या होता है, इंसुलिन मदर ज्यादा बनाने लगती है पेनक्रियाज, उसको बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। क्या लिख दूं? हाइपर इंसुलिनिज्म। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की डेफिनेशन पता है किसी को? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की डेफिनेशन वही है, टाइप 2 में इंसुलिन ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा होता है, कम नहीं होता, कम नहीं होता, फिर भी डायबिटीज है ना। तो सेम टाइप 2 डायबिटीज होता है इसमें मदर में, प्रेगनेंसी में, बस नाम बदल देते हैं, गेस्टेशनल बोल देते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से है, बाकी होता वही है। क्या होगा? हाइपर इंसुलिनिज्म। बट इंसुलिन ज्यादा तो है, आपके पास में 110 चाबी है, कितनी है? और किसी लॉक को खोलने में कितनी चाबी चाहिए? एक, लेकिन बाहर वाला लॉक लगा रखा है, आप बाहर वेट करो, आपके पास में 110 चाबी है, लेकिन इस लॉक खोलने वाली चाबी नहीं है, तो क्या आप अंदर एंटर कर सकते हैं क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इंसुलिन खूब है लेकिन सेंसिटिविटी कम हो चुकी है, रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन। डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन, उसको बोलते हैं इंक्रीज रेसिस्टेंट। क्या हो गया? इंसुलिन क्या हो गया? रेसिस्टेंट बढ़ गया। तो उसकी वजह से कितना इंसुलिन हो, ब्लड शुगर क्या ब्लड में से सेल में जा पाएगा? जब काम ही नहीं करेगा इंसुलिन, कितना ही पड़ा है तो नहीं जा पाएगा, तो मरीज को फीमेल को क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। क्या समझ में आया ये बात? समझ में आई ये बात? कितना लिखो देखे कि इंसुलिन प्रेगनेंसी में ज्यादा होता है लेकिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 44%। कितनी कम हो जाती है? 44% सेंसिटिविटी कम हो जाती है। सेंसिटिविटी कम होने को इंक्रीज रेसिस्टेंट बोलते हैं। उसकी वजह मदर को क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया। क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया। ऑलमोस्ट 50% फीमेल में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, लिखो इतना सा। और खाने के बाद ज्यादा देखने को मिलता है, तो लिख सकते हो पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया। खाने के बाद होता है उसको क्या बोलते हैं? पीपी, पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया। बस टाइप 2 में होता है, सेम वही होता है इसमें, इंक्रीज रेसिस्टेंट या डिक्रीज सेंसिटिविटी, एक ही बात। लिख लिया? आराम से खुले खुले नोट्स बनाना ठीक रहेगा। समझ में आया क्या ये मैकेनिज्म? क्या मैं आगे बढ़ूं? अब चीजें और समझाते हैं। ये क्या लिखा मैंने? पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया। तो पूरे दिन तो ऑलमोस्ट फीमेल में हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग हाइपो। इसका रीजन क्या है? पूरे दिन तो हाइपरग्लाइसीमिया और अर्ली इन द मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया। मदर मानना कि 10 बजे सो गई होगी, 10 बजे नहीं सोई तो 11 बजे सो गई होगी, 11 बजे नहीं सोई तो 12 बजे सो गई होगी, मतलब सो गई होगी। सो गई तो सीधी बात है, उसने कुछ खाना वगैरह सोने के बाद तो कौन खाएगा? नींद में तो कौन खिलाएगा उसको? और खाएगा तो एस्पिरेट कर जाएगी, भाई नींद रिफ्लेक्स नहीं है तो कैसे खाएगी? तो वो सो गई, तो खाना मुंह बंद हो गया, ठीक है। तो क्या प्लेसेंटा बंद हो गया? क्या क्या अम्बिलिकल कॉर्ड सप्लाई करना बंद हो गया? क्या? तो इसने जो पूरे दिन में खाया था ये तो सो गई, लेकिन यूटेराइन आर्टरी से प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड से फीटस को ब्लड सप्लाई तो बंद नहीं हुई। तो रात में जो भी खाया था, और आपको पता है ब्लड अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है, तो 6-8 घंटे में फीटस तो आराम से जो भी दिन भर में मदर ने खाया है उसको छांट छांट के क्रीम क्रीम ले लेता है, सब अच्छे से खुद ऐसे मुस्टन जैसा हो जाता है। और इसको सुबह सुबह जब ये 6 बजे उठती है तो इसको लगता है हाइपो, सुबह सुबह लगता है ये सब लो, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड तो काटा नहीं है, मदर तो सो गई, पूरे दिन हाइपरग्लाइसीमिया और सुबह सुबह हाइपोग्लाइसीमिया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब एक बात और, अगर किसी को हाइपरग्लाइसीमिया है तो हम उसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। कौन सा? गेस्टेशनल का मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज मेलाइटस हो जाए तो उसका डायग्नोसिस कौन से टेस्ट से करना चाहिए? ओजीटीटी। किससे करना चाहिए? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये कब करना चाहिए? 24 से 28 वीक पे एकदम सही रिजल्ट आता है। तो लगभग 50% फीमेल में ये एबनॉर्मल आता है। एबनॉर्मल का मतलब ग्लूकोज पॉजिटिव आता है, मतलब डायबिटीज पॉजिटिव आता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कब करते हैं? गेस्टेशनल का कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है और कितनी परसेंट फीमेल में पॉजिटिव आता है? तो कैसे करते हैं वो तो में पढ़ेंगे, मैं यहाँ नहीं बता रहा, एंडोक्राइन में पढ़ेंगे हम। 50% फीमेल में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसको बोलते हैं ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। ओरल ग्लूकोज चैलेंज भी बोलते हैं, टॉलरेंस भी बोलते हैं। टॉलरेंस का मतलब सहन शक्ति। तो ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कब करना चाहिए? 24 से 28 ऑफ प्रेगनेंसी में करना चाहिए। 50% में पॉजिटिव आता है क्योंकि 50% फीमेल हाइपोग्लाइसीमिया होता है खाने के बाद। ठीक है बात ये प्रेगनेंसी में डायबिटीज का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है। अच्छा, किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर करो और किसी का ब्लड शुगर आ जाए 100 या 90 हमारा 80 आ जाए, उसको डायबिटीज है या नहीं? आपको कैसे पता? ब्लड शुगर 70 से 110 आया, इसलिए बोल रहे हो ना। अगर किसी का ब्लड शुगर फास्टिंग नॉर्मल कितना होना चाहिए? 70 से 110। माना कि मेरे को डायबिटीज है, मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर आ गया 70 से 110 के बीच में, मुझे डायबिटीज है या नहीं है आपको कैसे पता? फास्टिंग ब्लड शुगर कम आने से आप फाइंड आउट कर लोगे क्या? एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद मैं गया कहीं खाली मकान देखा, मैंने मस्त चोरी की, बढ़िया 2-4 लाख रुपए चुराए, चुरा के कहीं रख दिए, फिर पुलिस आई, मेरे को पकड़ा, मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं मिला। क्या मैं चोर नहीं हूँ? आपको कैसे पता चोर नहीं हूँ? आपको कैसे पता चोर नहीं हूँ? क्योंकि आप कुछ नहीं मिला इसलिए, इसलिए नहीं मिला इसलिए? ऐसा नहीं होता। ईमानदार की डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्ट? लोग बोल रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा ईमानदार है, ये बहुत ज्यादा, क्या डेफिनेशन है? कि जिसने कभी चोरी नहीं की? नहीं, जिसको, सुन लो,
जिसको चोरी करने के पूरे मौके मिले उसके बाद भी उसने चोरी नहीं की, उसको ईमानदार बोलते हैं। और किसी को मौका ही नहीं मिला चोरने का, ये बोलते हैं ईमानदार है, उसको मुकम्मल मौके ही नहीं मिले। तो डायबिटीज मेलाइटस आप फास्टिंग ब्लड शुगर से पता नहीं कर सकते। और इस बार अच्छा डायबिटीज की डेफिनेशन क्या है? डायबिटीज की डेफिनेशन क्या है? डायबिटीज की डेफिनेशन ये है, घर पे खाना बनाते हो, गैस सिलेंडर देखा, गैस सिलेंडर के ऊपर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। रेगुलेटर के आगे क्या होती है? पाइप। पाइप के आगे क्या होता है? गैस। हाँ वही जो आप बोल रहे हो। अब सुनो, अब अच्छे इधर ध्यान दे दो। किसी का रेगुलेटर खराब हो जाए उसको बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटस। अगर माना एक गैस सिलेंडर में कितनी गैस आती है? 14 लीटर। कितनी आती? 14 लीटर। अगर रेगुलेटर नहीं है तो जो ही आप गैस चालू करोगे गैस कितनी आएगी? तो डायबिटीज की डेफिनेशन है, आप जो ही खाना खाओगे आपकी ब्लड शुगर हो जाएगी 500। जो गैस चालू करोगे पूरा का पूरा गैस आ जाएगा, वहां आ जाएगा नहीं, आग भी लग सकती है, मतलब ब्लड शुगर भयंकर हो सकता है। और बताओ पूरी गैस बाहर आएगी। तो नॉर्मली जब रेगुलेटर लगा हुआ था तब गैस सिलेंडर 3 महीने चलता था हमारे। अब जब रेगुलेटर नहीं होगा तो गैस सिलेंडर 3 महीने चलेगा तो 3 घंटे चलेगा। इसका मतलब ज्यादा शुगर बाहर आएगी। तो आप अगर 12 घंटे खाना नहीं खाओगे तो आपको हाइपो होगा कि नहीं होगा? तो मरीज शाम को 8 बजे सो गया, 10 बजे आपने 8 बजे ब्लड शुगर चेक किया, उसका ब्लड शुगर आया 74। आपको कैसे पता उसको डायबिटीज नहीं है? नहीं फाइंड आउट कर सकते आप। फास्टिंग नॉर्मल आ जाए इसे नहीं पता चलता। आप उसको धीरे से क्या करो, बड़े बड़े घर होते हैं ना घराने, वहां पर नौकर रखते हैं लोग, क्या करते हैं? एक नौकर को रखा अपने बिस्तर के पास, जानबूझ के 5-10 हजार रुपए फेंक देंगे धीरे से। फिर ऐसे सोचेंगे कि इसको कुछ पता ही नहीं है, और वो फिर घूमते रहते हैं घर वाले। फिर वो 2-3 दिन बाद नौकर का पता करता है ये चोरी करता है या नहीं करता है, ये चोरी करता है या नहीं करता है। तो डायबिटीज का पता करने का यही तरीका है, पहले फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करो, फिर उसको फुल मीठा खिलाओ, फुल, हाँ, फिर 2 घंटे बाद चेक करो, उसके बाद भी नहीं बढ़े, इसका मतलब ग्लूकोज को टॉलरेंस करने की कैपेसिटी है, उसमें डायबिटीज नहीं है। उसको खिलाया ही नहीं आपने मीठा, भूखे में चेक किया है कि नहीं, ये चोर, आपको कैसे पता चोर नहीं है? उसको खिलाओ, मौका दो उसको चोरी करने का, फिर ब्लड शुगर बढ़ जाए तो डायबिटीज है। ये मैंने तो पड़ेंगे कैसे करते हैं, पूरा मैकेनिज्म इसका, पूरी रेंज है, फिक्स रेंज है, अपनी मर्जी से नहीं चलता। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल में लगभग हाइपोग्लाइसीमिया होता है, इस बात का ध्यान रखो। अब एक बात और, एक डायबिटीज मत है, उसका बच्चा कभी भी जन्म लेता है, उसके बच्चे को कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब क्या हुआ, मदर को पूरे 9 महीने तक हाइपोग्लाइसीमिया, बच्चा जन्म लेते ही हाइपोग्लाइसीमिया, और जन्म से पहले हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब संगति का फर्क पड़ता है। संगति का फर्क पड़ता है कैसे? जब तक वो कोड से अटैच था तब तक हाइपोग्लाइसीमिया, जो ही कोड काटा 1 घंटा बाद देख लेना उसका ब्लड शुगर 40 से कम आएगा। किसी भी डायबिटिक मदर के बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो सकता। रीजन, रीजन क्या है? अच्छा, अरे सही बताओ, सही बताओ, चल झूठे। ये मदर है, ये फीटस है, ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है मामला। आपको अच्छे से पता है कि मदर को डायबिटीज है, मदर को क्या है? गेस्टेशनल डायबिटीज में, देखो कॉन्सेप्ट समझना है, रखना नहीं है। मदर को क्या है? डायबिटीज। डायबिटीज की डेफिनेशन क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। और आपको ये भी पता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ग्लूकोज ट्रांसफर होता है। तो मदर को ग्लूकोज ज्यादा है तो बेबी को क्या ट्रांसफर ज्यादा होगा? ग्लूकोज ज्यादा ट्रांसफर होगा। तो मदर ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया, लो बाय मदर को हाइपोग्लाइसीमिया, तो प्लेसेंटा से फीटस को भी क्या हो जाएगा? ग्लूकोज ज्यादा ट्रांसफर होगा। तो फीटस को भी क्या होगा? हाइपर, फीटस को, नॉट बेबी, फीटस की बात कर रहा हूं, उसको भी क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन फीटस के पास में एक पावर और है, जो फीटस 11 वीक का होता है, 11 to 12 वीक का होता है, फीटस का पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का टेल पार्ट, टेल पार्ट की स्लेट ऑफ लैंगरहैंस सेल इंसुलिन का सीक्रेशन स्टार्ट कर देती है। किसका? जो ही फीटस 11 से 12 वीक का होता है, फीटस का पेनक्रियाज की बीटा सेल इंसुलिन का सीक्रेशन क्या कर देती है? स्टार्ट। तो जितना ज्यादा मदर ग्लूकोज भेजेगी तो फीटस मदर को मना तो नहीं कर सकता, लेकिन अपना इलाज कर सकता है। वो क्या, जितना ग्लूकोज ज्यादा आएगा उतना इंसुलिन ज्यादा आएगा, जितना ग्लूकोज ज्यादा आएगा उतना इंसुलिन ज्यादा आएगा। तो इंसुलिन क्या हो जाता है? स्टिमुलेट। पेनक्रियाज क्या हो जाता है? स्टिमुलेट। तो 12 वीक पे माना कि फीटस का इंसुलिन स्टिमुलेट हुआ, डिलीवरी कितने वीक पे हुई? 40 वीक पे। तो ये करीबन करीबन 28 वीक, 7 महीने तक उसका फीटस का पेनक्रियाज क्या रहा? स्टिमुलेटेड। इंसुलिन का सीक्रेशन नॉर्मल से क्या रहा? ज्यादा। अब 7 महीने तक आप किसी से बेहद इंतहा बहुत प्यार से बात करो और अचानक छोड़ दो, जा, अचानक क्या करो, कनेक्शन कट। सामने वाले को हार्ट ब्रोकन सिंड्रोम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 7 महीने शिद्दत से रहे और अचानक से बोल दिया तू नहीं कोई और सही, कितना बुरा लगेगा? 7 महीने तक इसने खूब मीठा खिलाया और इसने बोला मीठा है तो कोई बात नहीं, मैं कम करता रहूंगा। और जो डिलीवरी हुई, डिलीवरी के 3 मिनट बाद में क्या कर दिया? कोड काट दिया। तो फीटस से उधर से तो क्या कर रहा? इंसुलिन आ रहा था, किसके लिए? ग्लूकोज कम करने के लिए। इधर से ग्लूकोज मदर ने बोल दिया नहीं, मैं तो तेरे को ग्लूकोज दे ही नहीं रही, तो ग्लूकोज तो आया ही नहीं, इंसुलिन आ गया। तो स्टिमुलेटेड इंसुलिन जो जो है ग्लूकोज उसको भी कम करेगी, तो बेबी को हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। इसलिए अचानक किसी के साथ ऐसे मत करना, छोड़ना मत अचानक, ठीक है? तो क्या हो सकता है? ऐसे हो सकता है 10-12 महीने साथ में फिर बोल दे तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, लंबी है जमी इस दुनिया में हसीन, ऐसा नहीं बोलना, फिर गड़बड़ जाएगा। तो चलो इंसुलिन देखो, सुनो, आपने सब समझ लिया, मैं कि नहीं चलो? इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ता है, सबको पता है, सेंसिटिविटी 44% कम हो जाती है, प्लाज्मा इंसुलिन लेवल क्लियर में बढ़ता है। ओवरऑल फीटस के यूज करने की वजह से सुबह सुबह तो हाइपोग्लाइसीमिया रहता है, पूरे दिन हाइपरग्लाइसीमिया रहता है क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, मदर का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है, जीएफआर ग्लूकोज के लिए बढ़ जाती है। एक अलग कांसेप्ट है, इस कांसेप्ट को समझ लेना, मैं भी समझाऊंगा, ये यूरिन का कांसेप्ट है। प्लाज्मा ग्लूटागोन में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता, ओरल ग्लूकोज टेस्ट लगभग एबनॉर्मल आता है क्योंकि लगभग हर किसी में हाइपरग्लाइसीमिया होता है। एक एक बात आपके काम की है, बीच वाली लाइन समझानी बाकी है क्योंकि वो किडनी से रिलेटेड है। क्या कांसेप्ट सेट हुआ सब? बस रटना ही नहीं, सिंपल है। हाँ, कहाँ लिखा प्लेटलेट बढ़ गए? कहाँ कहाँ बताना मेरे को। मैंने यहाँ पर ये लिखवाया था, इंक्रीज प्लेटलेट कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब क्या था? यूज, यूटिलाइजेशन। प्लेटलेट का यूज ज्यादा हो जाता है, आपके पास 10 रुपए थे, यूज 5 की जगह 6 हो गए, तो रिजल्ट आपके पास में कितने पैसे बचे? 4 बचे ना। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेट पैसे कम हो गए।
प्लेटलेट का यूज ज्यादा हो गया, नहीं वो तो सिर्फ हेमोडायनेमिक चेंजेस है, बस प्लेटलेट का यूज ज्यादा हो जाता है तो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, ये बोला था मैं। उसमें लिखा था कंसेप्शन, आपने लिखा ही नहीं, देख लो चाहे नोट्स में। ये स्लाइड समझ में आ गई क्या? आई कि नहीं आई? हाँ आ रहा है। हाँ हम्म, हम्म, उसको समझाऊंगा मैं अलग। हाँ हाँ बताओ, कोई ना क्लास के बाद बताना है, ठीक है। लिख लिया? अरे मैं प्लीज, गलती भी हो सकती है, माफ भी कर दिया करो कई बार, थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते क्या? ऐसा भी क्या है, इंसान के पास एक ही तो सबसे अच्छी ताकत होती है माफ करने की, जानवर नहीं कर सकते, इंसान का सब कर दिया करो। इतना तो कर दो, बाई चांस तुम तो पीछे पड़े, नहीं सर वो अब वापस होने में टाइम लगता है इधर, तब तक तुम 4 बार बोल दो, इतना मत किया करो प्लीज, ऐसे नहीं होता। पेशेंस। समझ में आया कुछ? तो पूरी कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ, उसके बाद में भी बाई चांस समझ में नहीं आया ना, तो ये समझ लेना कुछ नहीं, चल नहीं बता रहा। डन। हेलो मिस्टर, तो बातें नहीं, बात मत करो तुम यार, चार में बैठ के बातें कर रहे हो, है? चुप रहो तुम वहां से, आगे बढ़ो। अब देखो बहुत बढ़िया बात सुनो प्लीज, ये लाइन है ना, इसको समझते हैं। ये क्या लिखा है, ग्लाइकोस यूरिया 50% फीमेल में होता है, इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। ग्लाइकोस यूरिया का मीनिंग क्या होता है, पहले इतना बताना मेरे को। ग्लूकोज इन, अच्छा एक बात है, आपकी क्लास कितने बजे लगती है, और अचानक से कल से नोटिस आ जाए बाई चांस क्लास लगेगी 2 बजे 15 मिनट पे, तो जो लोग बड़ी मुश्किल से 2:30 बजे तक पहुंचते हैं, क्या वो सब पहुंच पाएंगे? तो ज्यादातर लोग लेट हो जाएंगे, आज जैसे 5% लोग लेट आ रहे हैं, और कल के दिन कितने हो जाएंगे, बढ़ेंगे कम होंगे? बढ़ेंगे। तो एक रीजन तो यह है, ग्लाइकोस यूरिया का बेचारी प्रेग्नेंट की गलती नहीं है, गलती किसकी है, जिन्होंने 2 बज के 15 मिनट तक टाइम किया है, गलती किसकी है? हाँ मतलब हमारी, मान लो हमारी गलती हो सकती है, पहला रीजन, मेन रीजन वही है। और दूसरा, ब्लड ग्लूकोज ज्यादा ही होता है, तो थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है, लेकिन मेन गलती मदर की नहीं है, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि एक तरफ लेता है प्रेग्नेंट, एक तरफ नॉन प्रेग्नेंट, जैसे कोई भी नॉन प्रेग्नेंट है और या फिर प्रेग्नेंट। यू नो अबाउट गुर्दा, गुर्दा किसको बोलते हैं, किडनी को, किडनी भी एक अजीब चीज है, कहाँ होती है, रेट्रोपेरिटोनियल, आगे या पीछे, वेरी गुड, रेट्रोपेरिटोनियल। जो ये किडनी है ना, किडनी, किडनी का ग्लोमेरुलस है, आपको नाम सुना है? ये प्रोटीन और ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन करती है नॉर्मली, कितना परसेंट, 99 नहीं 100। अगर किसी के यूरिन में ग्लूकोज और प्रोटीन आ रहा है, इसका मतलब उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, क्वेश्चन दोनों भी आ सकते हैं, कितना परसेंट रीअब्जॉर्प्शन होता है, 100, थोड़ा बहुत भी नहीं, पूरा अगर आ रहा है तो नॉर्मल है। अब सुनो, नॉर्मल जो नॉन प्रेग्नेंट पर्सन है, उसमें अगर ब्लड शुगर 180 को क्रॉस करेगा, ब्लड शुगर कौन सा शुगर, तो ग्लाइकोस यूरिया होगा। क्या मैकेनिज्म समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में ब्लड शुगर 180 को क्रॉस करेगा तो ग्लाइकोस होगा, मतलब क्या हुआ, किडनी को ब्लड सप्लाई आती है रीनल आर्टरी से, सब किडनी क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करती रहती है, 170 तक कर लेगी, 80 तक कर लेगी, 90 तक कर लेगी, मतलब बच्चा एक गलती करे घर वाले माफ कर दे, 2 गलती करे माफ कर दे, 5 गलती करे माफ कर दे, रोजाना की गलती शुरू कर दे, क्या बोलेंगे जा। तो जब ब्लड शुगर 180 को ऊपर जाएगा, किडनी बोल देगी जा बाढ़ में, अब मैं तेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं अब जो रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो जब ब्लड शुगर 180 को क्रॉस करेगा तो क्या हो जाता है, किडनी बोल देती जा, इससे ऊपर ऊपर तू जा, किसमें जा, यूरिन में जा। लेकिन जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो किडनी बहुत ज्यादा गुस्सा है, बोलती मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, मैं ऑलरेडी ब्लड ज्यादा फैटल करना पड़ रहा है, मैं परेशान हो चुकी हूँ, मेरे से 180 तक की सहन शक्ति नहीं है बाबा, तो कितने की है, तो जब ब्लड शुगर 145 को क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब किडनी का टॉलरेंस पावर कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड, ये चेंज हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में कितने से ऊपर ग्लाइकोसिमिया होता है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो बताओ नॉन प्रेग्नेंट के कंपैरिजन में ज्यादा ग्लाइकोसिमिया होगा कम होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि एक तो किडनी ने अपना काम कम कर दिया, एक ब्लड ग्लूकोज की रेंज बढ़ गई, तो एक इधर से बढ़ गई, एक उधर से कम हो गई, तो दोनों चीजें पास में आ गई। तो प्रेगनेंसी में 145 से ऊपर होता है ग्लाइकोसिमिया, नॉन प्रेगनेंसी में 180 से ऊपर होता है, इस वजह से ग्लाइकोसिमिया प्रेगनेंसी में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट। समझ में आ गई क्या, उस लाइन का ये मीनिंग है कि नॉन प्रेगनेंसी में 180 ग्लाइकोसिमिया, प्रेगनेंसी में 145 ग्लाइकोसिमिया, दोनों ही क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं चलेगा इसमें, एज इट इज रेंज याद रखनी है, प्रेगनेंसी में इतना, नॉन प्रेगनेंसी में इतना, बस। आगे समझ में ये बात,
मिटा दो क्या? इसको वापस समझो। पागल है, पागल है क्या? अल्लाह सुन ले, गुस्सा मत कर। ये तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, मेरी बातों में गुस्सा मत किया करो। मैं आधा झूठा हूँ, मैं गुस्से में किसी को कुछ नहीं बोलता। मेरे को आज तक किसी को गुस्सा आया ही नहीं, आता ही नहीं है। मैं कभी देखा गुस्से में? कभी नहीं आएगा, किसी भी हालत में नहीं आएगा। इसलिए गुस्सा मत किया करो। मैं गुस्से में बोलूं तो भी मजाक है वो, माना कि सिर्फ देखो ये कुछ भी बोले मजाक, बस। एक तो तुरंत गुस्सा कर लेती है। ब्लड शुगर 180 को क्रॉस करेगा तो ग्लाइकोसियूरिया होगा। ये इस स्ट्रेचिंग का ये है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। हाँ, किडनी से शुरू करो भाई। ये किडनी है, ये ऐसी होती है किडनी। ये है किडनी का आइलम और ये होता है यूरेटर। किडनी को ब्लड सप्लाई आती है, बैंक ऑफ ब्लड आता है पूरे दिन में। पूरे दिन में किडनी के पास में कितना ब्लड आता है? 180 लीटर। कितना? उनमें से यूरिन बनता है ओनली 1%। कितना परसेंट? 99% सारा रीअब्जॉर्ब होता है। किडनी की सबसे पास वाली सेल ग्लोमेरुलस को बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रोक्सिमल का मतलब है पास, डिस्टल का मतलब है दूर। तो पीसीटी का काम है कि किसी भी हालत में ग्लूकोज को यूरिन के साथ नहीं जाने देना, प्रोटीन को नहीं जाने देना। अगर ये काम नहीं करेगी किडनी तो जाएगा। तो पीसीटी क्या करती है? ग्लूकोज और प्रोटीन का 100% रीअब्जॉर्प्शन करती है। लेकिन पीसीटी की एक लिमिट है भाई। हमारे पेरेंट्स की भी एक लिमिट है कि रोजाना माफ करेंगे, माफ करेंगे। जब हम 180 गलतियां करेंगे तो क्या बोलेंगे? अब मैं माफ नहीं कर रहा, जा। तो जब ब्लड शुगर 180 को क्रॉस कर जाएगा तो किडनी हमें माफ नहीं करेगी, फिर यूरिन के साथ में ग्लूकोज को भेज देगी। ये तो समझ में आ गया। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है? घर वाले ऑलरेडी, घर वालों को देखो, घर वाले आराम से रहते हैं, तब तक तो हमारी 4 गलतियां ज्यादा ही माफ कर दे। ऑलरेडी उनके ऊपर स्ट्रेस है, तो आप छोटी सी गलती करोगे तो उनको गुस्सा आ जाएगा। तो किडनी परेशान है बिकॉज ऑफ प्रेग्नेंट, बिकॉज ऑफ प्रेग्नेंट। तो वही गलती होती है, वो क्या कर देती है? ग्लूकोज के साथ में यूरिन, तो एक्सेप्टेंस रीअब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाता है। अब समझ में आया? आया समझ में? ओके, गुस्सा मत किया करो। तुरंत गुस्सा, ये बहुत ज्यादा है ना, सेंसिटिविटी खराब है। इनमें से कौन सी बात गलत है? क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है सही पूछा है, गलत पूछा, क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? क्या सेंसिटिविटी रिसेप्टर डिक्रीज होती है? हाँ। क्या जीएफआर प्रेगनेंसी में बढ़ता है? हाँ। क्या प्लाज्मा में ग्लूकागोन चेंज नहीं होता? हाँ। क्या इंसुलिन का सीक्रेशन कम होता है? नहीं, बढ़ता है। समझ आई बात? ओके, खत्म। अब आयरन के बारे में, इसमें एक ही बात याद रखना, बाकी सब पर्ची है। पूरी प्रेगनेंसी में कितना आयरन चाहिए? 1000 mg। कितना चाहिए? चलो, आयरन का एब्जॉर्प्शन फेरस में, जितना आयरन खाते हो 10 से 15% एब्जॉर्ब होता है। जो आयरन हमारी बॉडी में जो घूमता रहता है उसको बोलते हैं ट्रांसफेरिन। क्या बोलते हैं? जो स्टोर होता है उसको बोलते हैं फेरिटिन। तो रिलीज इनटू द सर्कुलेशन ऑफ द ट्रांसफेरिन, और स्टोरेज होता है उसको बोलते हैं फेरिटिन। क्या बोलते हैं? कहीं आ जाएगा फेरिटिन लिखा हुआ, नहीं आया तो कर लेना अपनी मर्जी से। स्टोरेज आयरन को फेरिटिन बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया एक पेपर में कि कम्युनिटी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? सीरम फेरिटिन। सीरम, मैं कंटिन्यू ज्यादा बोल रहा हूँ, थोड़ा मेरे को रेस्ट भी करना चाहिए गले को। पानी पी लो ना, ये ठीक रहेगा ना, इससे थोड़ा गला भीग जाएगा, है ना मैम? सही है। क्या हुआ? पानी बोतल है, ये देखो कोई बड़ी, मैं कभी आज तक पिया नहीं पानी में से, लेकिन बड़ी बेचारा रख के जाते सब। बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे समझ आ रही, कोई शक? मुझे पता है, कोई डाउट नहीं। जल्दी करो, फास्ट लिखो। सर आपको क्या जोर आ रहा है? आपने पानी पी लिया है ना? ऐसा क्या? मैं देख रहा हूँ। सही गया, चलो लिख लिया ना? स्टोरेज आयरन फेरिटिन, ट्रांसपोर्टेड आयरन ट्रांसफेरिन, लिख लेना। WIFS, वाइफ्स की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइफ्स, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, याद रखना है। आगे बढ़े। क्या हुआ? हाँ, बैग नहीं ले जा रहे? हाँ हाँ ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। आयरन मेटाबॉलिज्म में नेक्स्ट, हमारी बॉडी में स्टोरेज आयरन, प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि फीटस को ज्यादा यूज हो जाता है। टोटल आयरन प्रेगनेंसी में रिक्वायर 1000 mg। कितना? बस। इसके अलावा बहुत बढ़िया टॉपिक आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी में क्या चेंजेस, किसी भी हालत में, आज फिजियोलॉजिकल चेंजेस खत्म करने हैं, किसी भी हालत में, डायग्नोसिस और फिजियोलॉजी दोनों। मिनट बचे हैं 51।
तुम जानो और मैं जानो, ब्रेक नहीं होगा, चाहे ठंडी होगी चाहे गर्म होगी। पहले कह रहा हूं, लिखा, जल्दी लिखना है, फास्ट। क्या है? उधर लिखा है, उधर। ये क्या पागल लड़का, बोर्ड के सामने देख के लिखना है। ठीक है, ये तो सही प्रैक्टिस है भाई, है? ये तो मस्त प्रैक्टिस है, सब काम ऐसे कर लेता है। बहुत मस्त प्रैक्टिस है भाई, वेरी गुड। अब आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंज जाता है, बताओ, देखा है चुका लास्ट में। प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंज जाता है, क्या चेंज जाता है बताना, खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, बताओ देखिए क्या होगा। क्यों, रीजन ऐसे ही या कुछ रीजन है, ऐसे होगा, मन मत ए चुप रहो, फिर याद नहीं होगा। रेस्पिरेटरी बेटर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं एक स्लाइड से। रेस्पिरेटरी सबसे इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी में। हाँ, क्या क्या चेंजेस होते हैं इतना बता दो चलो। टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है, रेजिडुअल वॉल्यूम कम होता है, वेरी गुड। तीसरा, और कोई खास, और कोई बताना चाहेगा सर आप, और क्या चेंजेस, तीसरा आप बता दो। क्या नाम आपका, पवन जी, बताओ देखे सर, आपका नाम बताए नहीं। फास्ट जी, वेरी गुड। पी पी डबल पी, अब बताओ देखे, कुछ तो बताना पड़ेगा, थोड़ी बैठने दूंगा नहीं मैं, है? बताओ जल्दी सर। लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, वैसे और हो गया, रेजिडुअल वॉल्यूम कम तो टोटल लंग कैपेसिटी कम, बस खत्म बात। हाँ, ये 3 चलो मान लिया, और कोई, कुछ तो सोचो, कौन सोच रहा है, आप सारे लड़कों से पूछूंगा आज। हाँ, ये तो उन्होंने बता दिया, और कोई बताओ, इसके अलावा कोई बताओ, नहीं और कोई बताओ। सर आप, क्या नाम आपका है, सिकंदर, कहाँ से, फ्लावर से, चलो बताओ, है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है मान लिया, यूट्रस बड़ा, थोड़ा सांस नहीं आ रहा, ये कोई साइन नहीं है, और कोई, अच्छा आप कहाँ के रहने वाले, ये नाम क्यों पड़ा जगह का, पता आपको कॉन्सेप्ट, नहीं पता, सच में नहीं पता, पता है कि नहीं पता, ब्योर नाम, हाँ नहीं, गलत जवाब। आप अपना आंसर बताओ जल्दी फटाफट, ब्योर नाम क्यों पड़ा, 10 मिनट का टाइम आपके, बता देना, क्लास पूरी होते बता देना, कोई रीजन है इसके पीछे, पता होना चाहिए, आप जहाँ के रहने वाले आपको पता ही नहीं। ब्योर का मीनिंग था बी अवेयर, बी अवेयर, कुछ आप रीजन पता करना, पढ़ना अभी गूगल पे, कुछ ऐसी जगह थी, कुछ बोलते था, उसका नाम था बी अवेयर, इसके आगे मत जाना, कैसे बी अवेयर करते करते उसका नाम पड़ गया ब्योर, क्यों है बताना गूगल पे सर्च करके बाद में। हाँ, चलो ठीक है, चलो बैठो, पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा तो। अब हमसे कोई बोलते जोधपुर नाम क्यों पड़ा, तुम्हें पता होना चाहिए जोधपुर नाम क्यों पड़ा, होना चाहिए ना पता, पता होना चाहिए। इधर आओ देखो प्लीज, इधर आओ, ये फेफड़ा, अरे कांच की बोतल कौन लाता है ना, ये फेफड़ा, फेफड़ा पता है आपको, लंग्स, फेफड़ा मीन्स लंग्स, ये ट्रेकिया, ये क्या है, इसको बोलते हैं सी से ब्रेन है ना। अच्छा, अब ये ट्रेकिया से इसको बोलते हैं कैरिना, जहाँ पे दोनों भाई होती है इसको क्या बोलते हैं, कैरिना, यहाँ पे होता है ऐसे, यहाँ पे होता है ऐसे, इसे क्या मिलेंगे, राइट वाली ज्यादा सीधी होती है और लेफ्ट वाली ज्यादा हॉरिजॉन्टल होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं अपन क्वेश्चन की बौछार, कि अगर बाई चांस किसी पेशेंट को आपने इंट्यूबेट किया, 7 mm की ट्यूब डाली, तो कितने सेंटीमीटर ट्यूब को इंसर्ट करोगे माउथ के कॉर्नर तक, कितना, कितना, 7, आप ये अंडरटेकर ट्यूब, वाह फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, ये ट्यूब है आपके 8.5 फुल एडल्ट की है, जिसका वजन 60-70 किलो उसमें डाली जाएगी, बड़ा वाला एडल्ट, 8.5 मतलब अच्छा खासा एडल्ट, उसमें ये ट्यूब डाली, ऐसे ट्यूब, तो ट्यूब माउथ के कॉर्नर तक कितनी इंसर्ट करनी है, कितना बताओ, कितनी इंसर्ट करनी है। अच्छा, ट्यूब को कहां तक रखते हैं, कैरिना से नीचे या ऊपर, वेरी गुड, यहाँ तक, तो यहाँ आपको कैसे पता, अंदर खोल के देखोगे यहाँ तक गई, जितने mm की ट्यूब है उसका 3 गुना इंसर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, उसका तो 8.5 के लगभग 24-25, तो कितने इंसर्ट करेंगे, लगभग 25 के अराउंड, कॉर्नर माउथ के कॉर्नर से कितना होगा, 3 गुना, जितना mm की होता है 3 गुना। अगर उससे ज्यादा बाई चांस हमने इंसर्ट कर दिया, किसी की नेक शॉर्ट है, आपने करी इंसर्ट सिर्फ 25 ही है, लेकिन फिर आपने देखा कि एक साइड एयर एंट्री आ रही है और दूसरी साइड नहीं आ रही है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, कौन से साइड एयर एंट्री नहीं आ रही है, राइट साइड एयर एंट्री क्यों आती है, लेफ्ट साइड क्यों नहीं आती है, क्योंकि ट्यूब कभी भी लेफ्ट साइड नहीं जाती, क्योंकि राइट वाला स्ट्रेट होता है, वाइड होता है,
कॉन्कस, और लेफ्ट वाला हॉरिजॉन्टल होता है और नैरो होता है। तो राइट वाला सीधा होता है, ट्यूब जो भी जाएगी वो किधर जाएगी? तो कभी भी देखना ट्यूब डालने के बाद डॉक्टर दोनों साइड एंट्री चेक करते हैं, और लेफ्ट साइड नहीं आती बोलते 1 सेंटीमीटर वापस निकाल दो बाहर। क्या बोलते हैं? बाहर निकालो। जो ये थोड़ी सी बाहर निकालते हैं दोनों साइड एंट्री आ जाती है, क्योंकि ट्यूब ज्यादा डालने से क्या होता है, ट्यूब इसमें जाएगी कभी उसमें नहीं जाएगी, इस साइड कभी ट्यूब नहीं जाएगी, जो इस साइड रास्ता ऐसे जाके ऐसे घूम जाता है, ऐसे होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 चेंज। एक पेशेंट है जो हंसते हंसते खाना खा रहा था, मूंगफली खा रहा था, बादाम खा रहा था, खाते खाते अचानक से उसको हंसी आई किस बात को लेके, मूंगफली ट्रेकिया में चली गई। अचानक पेशेंट को मूंगफली कौन सी ब्रोंकस में जाएगी? इस प्रकार के पेशेंट में कौन से साइड में एंट्री नहीं आएगी? हो गया ना गलत? हो गया ना गलत? बेवकूफा, ईटी ट्यूब सांस के लिए डालते हैं, मूंगफली सांस के लिए डाली क्या? कुछ तो कॉमन सेंस लगाते हैं। तो मूंगफली किधर गई? राइट में। तो राइट में गई तो सांस किधर आएगा? वो लेफ्ट में, राइट साइड एंट्री नहीं आएगी। क्यों? राइट साइड ब्लॉक हो गया, तो राइट साइड का लंग कोलैप्स हो गया। समझे नहीं समझे? कॉन्सेप्ट नहीं समझाया? आया नहीं आया? तुमने सोचा राइट गई तो लेफ्ट में एंट्री नहीं आएगी। अरे बेवकूफा, लेफ्ट में आएगी क्योंकि लेफ्ट खुला है। मूंगफली राइट में गई है, यस और नो? अब सुनो, एक पेशेंट की मूंगफली फंस गई राइट में, तो कौन से साइड का कोलैप्स होगा? तो न्यूमोथोरैक्स किसका होगा? राइट का, लेफ्ट का नहीं होगा। एक पेशेंट की एटीट्यूड ज्यादा इंसर्ट कर दी, न्यूमोथोरैक्स किस पार्ट का होगा? लेफ्ट का। जिस साइड एंट्री नहीं आती वो पार्ट कोलैप्स हो जाता है। समझ में आई क्या? क्लियर हुआ कुछ? कॉलेज एंटीलेप्सिस किससे हो सकता है? उसका भी हो सकता है जिस साइड एंट्री नहीं आती है, मतलब उस साइड एंट्री नहीं देखने को मिलेगी। समझ में आई बात? तो वैसे ही एक बात और है, अब ये तो अपना मैकेनिज्म बोल दो, ये तो सबको पता है। चलो, तो रखने वाली बात मत किया करो, मूंगफली इधर गई इस साइड एंट्री आएगी तो नहीं आएगी, क्योंकि मूंगफली वापस गई, सांस आएगी नहीं, तो इधर कैसे आएगी एंट्री? अब हाँ, तू इधर आती तो इधर एंट्री नहीं आती, मूंगफली इधर जाएगी ना, तो फिर तुम भी मूंगफली हो प्योर। राइट साइड में 3 लोग, लेफ्ट में 2, इसको मेरा मैटर नहीं है। अब मेरा मैटर ये है कि एक फीमेल है, अच्छा लंच बनाता हूँ। अब छोड़ो ना, मुझे क्या करना, मुझे तो इससे मतलब है। लो बस, ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया, और बीच में है बॉर्डर लाइन। उस बॉर्डर का नाम क्या है? मैकमोहन। क्या नाम है? भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या बोलते? नहीं याद है? एलओसी नहीं बोलते, पता ही नहीं है कुछ भी, तो जीके में बोल दिया है। उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। एलओसी तो अपना जो सस्पेक्टेड एरिया है, कुछ बोलते हैं भारत का, कुछ बोलते हैं पाकिस्तान का, वो कश्मीर के बीच का जो है बस उसको बोलते हैं एलओसी, लेवल ऑफ कंट्रोल, वो अलग है। ये मैकमोहन लाइन, इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? तो डायफ्राम से नीचे नीचे कौन? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। डायफ्राम से ऊपर कौन? थायराइड सिस्टम। अब सुनो, फीमेल प्रेग्नेंट, फीमेल प्रेग्नेंट तो धीरे धीरे यूट्रस क्या करेगा? ग्रो करेगा, करेगा नहीं करेगा? फीमेल प्रेग्नेंट तो अंदर कौन? फीटस। फीटस को ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, तो कहां से लाएगी? इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कितना परसेंट होती है? 21। मतलब जो सांस छोड़ती है उसमें कितना परसेंट होती है? और ऑक्सीजन हाई से लो की तरफ जाता है, लो से हाई? हाई से लो की तरफ जाता है। ऑक्सीजन हमेशा लो से हाई जाता तो मर जाते ना। कैसे बात कर रहा है? हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, ना कि इन्वायरमेंट को देते हैं। तो हम क्या है, CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। 16% छोड़ते हैं, 21% लेते हैं हर एक ब्रीथ के साथ। अब मदर को चाहिए ऑक्सीजन खुद के लिए और फीटस के लिए। फीटस को देनी होती है 8 ml पर kg पर मिनट, और खुद की तो भाई ये एक्स्ट्रा चाहिए फीटस की। तो मदर क्या करती है? ज्यादा ऑक्सीजन लेती है। एक ब्रीथ में ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेना क्या कहलाता है? ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेना टाइटल वॉल्यूम। टाइटल वॉल्यूम आपका भी है, मेरा भी है। पॉलिपनिया या हाइपरपनिया? हाइपरपनिया क्या कहलाता है? अच्छा, हाइपरपनिया और पॉलिपनिया दोनों एक है क्या? पॉलीअपनिया का मतलब होता है इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हाइपरअपनिया का मतलब होता है डीप रेस्पिरेशन। सांस रेट उतनी है लेकिन आपने एक ब्रीथ में ज्यादा अंदर ले ली उसमें, तो डीप रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? हाइपर। तो प्रेगनेंसी में मदर की रेस्पिरेशन रेट में चेंजेस नहीं आता, लेकिन रेस्पिरेशन की डेप्थ में चेंजेस आता है। किसमें चेंजेस आता है? तो मदर डीप ब्रीथ लेती है। नॉर्मली आप और मैं एक ब्रीथ में लगभग 500 ml एयर लेते हैं। कितनी एयर लेते हैं? उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? एक ब्रीथ में जितनी एयर अंदर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। क्योंकि हमें किसके लिए चाहिए? सिर्फ हमारे लिए चाहिए, लेकिन प्रेग्नेंट मदर को फीटस के लिए भी चाहिए। तो एक ब्रीथ में क्या करेगी? ज्यादा एयर अंदर लेगी। कितनी? इससे ज्यादा। तो प्रेगनेंसी में टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि फीटस को चाहिए। क्वेश्चन सीधा आ सकता है, प्रेगनेंसी में टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। क्यों? इंक्रीज ऑटो कंजप्शन। क्वेश्चन आता है नंबर 2, प्रेगनेंसी में कितना ऑटो कंजप्शन बढ़ता है? 15 से 20%। कितना? प्रेगनेंसी में कितना परसेंटेज ऑटो कंजप्शन यूटिलाइजेशन ह्यूमन बढ़ता है बिकॉज ऑफ फीटस? 15 से, मतलब नॉन प्रेग्नेंट के कंपैरिजन में प्रेग्नेंट फीमेल में 15 से 20% ऑटो कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब यूज, ऑटो यूज बढ़ जाता है। तो मदर ने सांस अंदर ली, यस और नो? ऑक्सीजन ज्यादा ली कम ली? ज्यादा ली। तो ऑक्सीजन ज्यादा अंदर ली, उसके बदले में क्या छोड़ेगी? उसके बदले में क्या छोड़ेगी? ऑक्सीजन के बदले में सच आती है तो नहीं छोड़ेगी, ये तो सीधी बात। तो ऑक्सीजन के बदले में क्या छोड़ेगी? अरे ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? इनटेक ऑक्सीजन एज एन CO2। तो जितना कोई भी पर्सन ऑक्सीजन अंदर लेता है उसके बदले में उतना का उतना CO2 छोड़ता है। आपको 3 एग्जांपल देता हूँ। आपको भयंकर एंजाइटी हो, आपको भयंकर हिस्टीरिया हो, आपको भयंकर रेस्टलेसनेस हो, आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओ, तो आप सांस कैसे लोगे? ऐसे कैसे लोगे? नहीं लोगे। आपको सांस नहीं आ रहा, क्या करते हो? गहरा सांस लेते हो। क्या आपको कोई चोरी पकड़ने का हो, एंजाइटी हो भयंकर, या आपको फीवर हो, तो आप क्या करते हो? एंजाइटी नहीं खाते हो, आप क्या करते हो? ज्यादा सांस लेते हो। फीवर, एंजाइटी, हिस्टीरिया, हाई एल्टीट्यूड, इसमें आप क्या करते हो? ज्यादा सांस लेते हो। इसका मतलब आप ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेते हो। तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लोगे, अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। नॉर्मली हमारे में प्रेशर होता है 90 से 95। कितना होता है? तो जब ऑक्सीजन अंदर ज्यादा जाएगी उसके बदले में बाहर क्या निकलेगी? क्या निकलेगी? उसको बोलते हैं CO2 आउट हो गई। CO2। तो जब ऑक्सीजन अंदर की तो बाहर कौन निकली? CO2। तो बॉडी में CO2 कम होगी ज्यादा? अरे कम होगी ज्यादा? कम। और आपको पता है CO2 जब भी कम होती है तो pH बढ़ता है। उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी एल्केनोसिस। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है?
तो रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस की डेफिनेशन क्या? ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम, पीएच ज्यादा, उसकी डेफिनेशन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस? जब आपका हाई एंजाइटी हो, हिस्टीरिया हो, फीवर हो, हाई एल्टीट्यूड पे हो, मैकेनिकल वेंटिलेशन रेट ज्यादा कर दी हो, चाहिए 20 और कर दी 25, तो क्या होगा? CO2 ज्यादा निकलोगे भाई। रेस्पिरेशन चाहिए 20, मरीज वेंटिलेटर पे है, रेस्ट कर दी 25 30, ज्यादा कर दी तो आपका CO2 ज्यादा बाहर निकलेगा। CO2 वॉश आउट होना रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या समझ में आया? तो नॉर्मल CO2 होता है 35 टू 45, कितना? 35 टू 45। तो माना कि नॉन प्रेग्नेंट में 40 है, एवरेज निकाल दे 38 से 40 है, तो ज्यादा CO2 बाहर निकलता है। प्रेगनेंसी में CO2 हल्का सा कम हो जाता है, लगभग 32 के अराउंड रहता है। कितना? मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन तो नॉर्मल से ज्यादा रहता है, क्योंकि मदर ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेती है। क्यों? क्योंकि ऑटो कंजप्शन बढ़ जाता है, इसकी वजह से पीटल को ज्यादा सप्लाई देनी है। क्या ये बातें समझ में आई? कौन कौन सी बातें? ऑटो कंजप्शन बढ़ता है, टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है, CO2 बढ़ता है, पीएच बढ़ता है, CO2 कम होता है। 5 बातें समझ में आ गई? प्रेगनेंसी होता है वाला छोड़ दो, एटीट्यूड वाला वो आपको पता है। ये 5 बातें समझ में आ गई? अब एक बात और, क्या यूट्रस नहीं बढ़ता? यूट्रस कहां जा रहा है? ऊपर। तो क्या डायफ्राम ऊपर नहीं खिसकेगा? कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। डायफ्राम कितना सेंटीमीटर ऊपर खिसकता है? 4। तो डायफ्राम ऊपर जाएगा तो किसको कंप्रेस करेगा? लंग्स को। तो लंग्स की सबसे लोएस्ट नीचे वाली वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। होती क्या है अभी समझाऊंगा। कौन सी वॉल्यूम? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो लंग्स का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगी कम होगी? कम हो जाएगी। तो रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेगनेंसी में क्या होती है? कम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम कम होगी तो टोटल लंग का सरफेस एरिया क्या हो गया? कम। तो टोटल लंग कैपेसिटी कम या ज्यादा? कम। समझ में आई? साथ बातें हैं। ऑटो कंजप्शन ज्यादा, CO2 ज्यादा, और क्या ज्यादा? और क्या ज्यादा? पीएच ज्यादा, PCO2 कम, टाइडल वॉल्यूम ज्यादा, रेजिडुअल वॉल्यूम कम। क्यों? क्योंकि फ्लूइड यूट्रस इनलार्ज होगा तो लंग्स में नीचे जो वॉल्यूम होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसी कौन सी लंग्स वॉल्यूम है जिसको मीजर नहीं किया जा सकता? सिर्फ आइडिया लगाया जा सकता है। अच्छा, आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पता है? पल्मोनरी PFT पता है? PFT के अंदर आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या क्या आता है? सुनो अच्छे से। अब सुनो, यहाँ पर सारी चीजें मैकेनिज्म सुन लेना। ये पेशेंट है, पल्मोनरी ओपीडी में आया, उसको एक दिया भूंगली। भूंगली समझते हो? फूक मारने वाला, ऐसे दिया उसको बोल फूक मार। पहले उसको बोलते नॉर्मल सांस ले। एक पेशेंट है जिसने नॉर्मल सांस ली, ये लो। नॉर्मल सांस लेना क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाता है? कितना होना चाहिए? 500। कितना होना चाहिए दिल का? तो किसी एक ब्रीथ में नॉर्मल सांस लेना क्या कहलाता है? टाइडल। तो नॉर्मल सांस ले ली, फिर उसको बोलते हैं जोर लगा के ले, तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? उसे पता चलता है कितना सांस ले सकता है, जोर लगा के ले। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। ये होती है लगभग लगभग 3300 अप्रोक्सीमेट। सब हर की बॉडी ऊपर डिपेंड करता है, टोटल 6 लीटर होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। 3300। एक पर्सन मैक्सिमम कितनी एयर अंदर ली? दोनों को मिला दो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हुई? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हुई? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम कितना हो गया? 3800। कितनी होगी? अब इसको बोलते जितनी तूने ली थी नॉर्मली वापस निकाल। इसको बोला जी सर निकाल दी। अब उसको बोल जोर लगा के निकाल। उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। जोर लगा के निकाल, उसको क्या बोलते हैं? 1000 से 1200। कितनी होती है? 1000 से 1200 की रेंज है। 1000 से 1200। क्या बोला? जितना तेरे में जोर है जोर लगा के निकाल। उसको क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। फिर उसको बोलते हैं और जोर लगा। वो कहता है कितना जोर लगा लूं, ये वॉल्यूम कभी निकलती नहीं है, पीछे ही रहती है। उसको क्या बोलते हैं? ये होती है कितनी? 1200। सबको मिलाओगे तो आएगा टोटल लंग वॉल्यूम। क्या आएगा? सबको मिलाओगे आंसर आएगा 6000 ml। टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। 500, 3300, 1000 प्लस 1200, सबका आंसर आएगा 6000 ml। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स? वाइटल का मतलब होता है वोलेटाइल। ऐसी लंग वॉल्यूम तो चेंज होती है। कौन कौन सी चेंज होती है? ये होती है, ये होती है, ये होती है। इसको हटा दो, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। जो इधर उधर हो सकती है, बाहर निकल सकती है, अंदर आ सकती है, उसको क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। 4800, 4800। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है? ये कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यूट्रस बढ़ रहा है, ये बढ़ जाती है। क्यों? कोई मतलब ज्यादा सांस अंदर लेती है, ये बढ़ती है पहले वाली और लास्ट वाली कम होती है। समझ में आ गया मैकेनिज्म? CO2 बढ़ता है, PCO2 कम होता है। प्रेगनेंसी स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। आपने सुना होगा शादी, मैंने तो सुना है, सुना है ना? और आपने रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी सुना है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस किसी को हो जाए तो उसकी बॉडी में O2 ज्यादा है कम है? ज्यादा है। तो उसको क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, CO2 कम है, CO2 का सिलेंडर है भाई। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की डेफिनेशन क्या है? CO2 ज्यादा, PCO2 कम, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो क्या करें? CO2 का सिलेंडर निकालें, ग्रे कलर का आता है, ला के लाए, CO2 बढ़ा, क्या करते हैं? तो मैं इलाज कर रहा हूं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, जैसे आप भी कर सकते हैं। बताओ, जब किसी मरीज को रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है, मरीज वेंटिलेटर पे नहीं है, वेंटिलेटर पे क्या करना है? कम कर दो, मरीज की रेट कम कर दो, रेस्पिरेशन की वेंटिलेटर। वही आपको किसी को रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो रहा है, आपका एबीजी किया, पता चला कि इसके PO2 ज्यादा है, PCO2 कम है, पीएच ज्यादा है, तो आपको क्या होगा? रिलैक्स। लेकिन आपके तो अंदर एंजाइटी है, रिलैक्स कैसे करें? होने नहीं अंदर से रिलैक्स, तो क्या करें? उसको बोलो सुन, एक बढ़िया सा रुमाल ले। क्या कर? क्या बोलते हैं रुमाल को इंग्लिश में? हाँ, जो डंकी, सॉरी हैंकी, हैंकी मुझे नहीं पता, वो उसको बोलो मुंह के ऊपर रख। तो मुंह पकड़ने से क्या होगा? नाक के ऊपर रख, उससे क्या होगा? छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन है, CO2। तो वो तो छोड़ेगा, वो क्यों वापस आएगी? तो इससे क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा बार बार, इसे वापस सांस लेगा, जो छोड़ रहा है वो वापस लेगा। तो मरीज की बॉडी में CO2 बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। हमारा पर्पस क्या है? CO2 बढ़ाना। उसको बोलते हैं पेपर ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? तो जब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है तो हम उसको मुंह के ऊपर रुमाल रखते हैं। तो जब किसी पर्सन की शादी होने वाली होती है तो उसको बहुत एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा, वो सोच रहा होता है तो गया, तो इसलिए उसको दवाई क्या दे देते हैं? रुमाल, ऐसा। तो इससे वो क्या होगा? CO2 अंदर लेता है वापस, उससे क्या हो जाता है? उसको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस ठीक रहता है, ज्यादा नहीं होता। ये बात है, समझ में आ गई बात? चलो।
मस्कुलर रेसिस्टेंस कम हो गया ऑटोमेटिकली, टाइडल वॉल्यूम बढ़ गया, रेस्टल वॉल्यूम कम हो गया। बहुत काम का टॉपिक है ये, एक ही याद हुआ नहीं हुआ पूरा? रेस्पिरेटरी एल्कलिसिस याद हुआ? क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या है? CO2 वापस अंदर होता, क्या नाम है बस। पल्मोनरी मस्कुलर रेसिस्टेंस, प्रोजेस्टेरोन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, तो रेसिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए हाइपरवेंटिलेट भी होता है पेशेंट। हो गया, लिख लिया ना? यूरिनरी सिस्टम में कुछ खास नहीं है, बस वही अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बस खत्म। आगे बढ़ो, इतना टाइम क्या कर रहे हो? समझ में आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा, कि प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस देखने को मिलता है? देखो टाइम तो लगा इसमें, पर चीजें बहुत सारी क्लियर हो गई आपकी, इससे रिलेटेड जो भी था। मिटा दो, मिटा दो ना, बोलो। कुछ है नहीं, पहले फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में मिक्सुएशन ज्यादा, रेनल पेल्विस डायलेटेशन, जीएफआर ज्यादा, यूरेटर एक साइड से थोड़ा झुक जाता है क्योंकि यूट्रस साइड साइड डेप्थ रोटेट होता है, इसकी वजह से। बस ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? अच्छा, इनकॉन्टिनेंस कितने टाइप के होते हैं? किसने बोला? आपने बोला 5। इनकॉन्टिनेंस होता क्या है? इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? 5 सही आंसर है। ब्लैडर की रेजिडुअल कैपेसिटी का फेल हो जाना, ब्लैडर का लीक करना, इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। यूरिन कंटिन्यू जितना बनता है उतना ही आता रहता है, ब्लैडर के रिस्ट्रिक्टर लूज हो जाना, यूरिन रिटेंशन पावर कम हो जाना, कुछ भी बोलो, इसको इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। इनकॉन्टिनेंस 5 टाइप के होते हैं। प्रेगनेंसी में कौन सा इनकॉन्टिनेंस? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। एग्जाम में बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस? ऐसा कोई भी इनकॉन्टिनेंस जो इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से होता है। एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ा, उसने ब्लड को कंप्रेस किया, इससे मदर यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रही है, जैसे ट्यूमर, जैसे प्रेगनेंसी, जैसे स्नीजिंग और जैसे कफिंग। ये 4 एग्जांपल है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के, स्नीजिंग, कफिंग, ट्यूमर या प्रेगनेंसी। इस चारों में क्या हो रहा है? जो स्नीजिंग करेगी, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड का कंस्ट्रक्ट लूज होगा, अचानक से यूरिन की 2-4 ड्रॉप लीक हो जाएगी। कफिंग या प्रेगनेंसी में यूट्रस बढ़ा, ब्लड को कंप्रेस किया, ब्लड काउंट कम हो गई, उसकी वजह से यूरिन लीक हो गया। तो क्या क्या? स्नीजिंग, कफिंग, ट्यूमर, एब्डोमिनल ट्यूमर या प्रेगनेंसी। कुल मिलाकर इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से यूरिन का लीक होना कौन सा इनकॉन्टिनेंस कहलाता है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। इसमें वो ही टेस्ट करते हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को कौन सा टेस्ट करते हैं? आप पढ़ोगे फंडामेंटल इनकॉन्टिनेंस, उसमें 5 टाइप है। एक होता है रिफ्लेक्स, ब्रेन के रिफ्लेक्स चले गए। एक होता है अर्ज, जो ही आपके मन में आया यूरिन करने जा रहा है तब लीक हो गया। एक होता है फंक्शनल, आप जाने रास्ते में जा रहे हो वॉशरूम की तरफ, तब तक यूरिन लीक हो गया। ऐसे करके 5 टाइप के होते हैं।
डन। सॉरी, देख रहा था। जीआईटी समझाना ही नहीं है, पता है आपको? दो ही बातें जीआईटी में। आपने जीईआरटी नाम सुना है? पता है जीईआरटी? सच में? पूरा आधा है पूरा? सवाल पूछो जीईआरटी का, बता दो भी। ठीक है। प्रेगनेंसी में भी जीईआरटी होता है, उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। आप सोच रहे हो ओजी पढ़ाते पढ़ाते कुछ कुछ तो पढ़ा दिया सब। एग्जाम में क्वेश्चन की भरमार लगेगी, भरमार लाइन लगेगी, टॉपिक चुन चुन के आएंगे आपने, टेंशन मत लेना तुम। जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उस टॉपिक का भी क्वेश्चन आया तो उससे बाहर नहीं आ सकता। जिस टॉपिक हमारे चलते चलते बीच में आ गया उसको डिस्कस कर लिया, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, बस इतना ध्यान रखना। अब जिसका हम डिस्कस नहीं करेंगे अपने सब्जेक्ट पे रहेंगे उसका तो नहीं कह सकते, जिसका डिस्कस किया उससे बाहर नहीं आ सकता। ऑफलाइन वाला बहुत लकी है कि आपको रिवीजन करने को भी मिल जाता है, पढ़ने को भी मिल जाता है, छुट्टियां भी मिल जाती है, कंपटीशन भी मिल जाता है। जब भीड़ में बैठ के पढ़ते हैं उसका अलग ही आनंद रहता है, रूम में बैठ के पढ़ते हैं वो ऑनलाइन वाला मोटिवेशन नहीं आता। यहाँ तो आज नहीं पढ़ते हैं एंजाइटी होती है, अरे और ये पढ़ रही है, मैं सो रही हूँ, ये पता नहीं कितना ही पढ़ लिया। और ज्यादातर लड़के हो चाहे लड़कियां हो क्या करते हैं, मैं तो कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, मैं तो सो रही हूँ या मैं तो सो रहा हूँ, सो के दूसरा दिन वो सो गई, उठ के लाइब्रेरी में जाके धनाधन 10 पेज पढ़ के वो सुबह से 1 घंटा पहले आके सो जाती है। ऐसा चलता है ज्यादातर। हाँ, वैसा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता ही होगा, हर कोई ऐसा करता है। या आपने किसी अपने फ्रेंड को बोला मुझे जगह देना प्लीज, मैं अभी सो रहा हूँ, मैं सो रही हूँ 9 से 1 तक मैं सो रही हूँ, 1 बजे जब तू सोए ना तब मुझे जगह देना। तो एक जनी पढ़ती है 9 से 1, दूसरी पढ़ती है 1 से 6, एग्जाम्पल 1 बजे मुझे जगह देना। तो दूसरे वाला क्या करता है 1 बजे पढ़ाई करके 1:30 बजे, एक की जगह 1:30 बजे तक मोटिवेशन से पढ़ के आराम से सो रही, मैं तो भूल गई थी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। कई कई बार ऐसा होता है, होता नहीं है लेकिन आपको लग जाता है, जजमेंटल हो जाते हो कि जानबूझ के इसने ऐसा किया होगा, ऐसा भी नहीं होता। कोई ना, छोड़ो उस टॉपिक को, छोड़ो, आपका चलता है, हम भी ऐसे किया करते थे इसलिए कह रहा हूँ। एलिमेंट्री का मतलब होता है जीआईटी, क्या होता है? अच्छा मेरे को जीआईटी बता दो बस। पहला तो जीआईटी की डेफिनेशन, दूसरा जीआरटी का कॉज, तीसरा जीआरटी का साइन सिम्टम, चौथा जीआरटी का डायग्नोसिस, पांचवा जीआरटी का मैनेजमेंट। बताओ फटाफट फटाफट, 1 मिनट में आंसर। व्हाट द डेफिनेशन ऑफ जीआरटी? कुछ नहीं है, इट इज कॉल्ड ढक्कन ढीला सिंड्रोम, सिंपल। ये क्या है? इसोफेगस। ये क्या है? स्टमक। ये है ढक्कन का, क्या बोलते हैं? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, या इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये क्या हो गया? लूज हो गया। लूज होने का ज्यादा कारण हो सकता है, या आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, बिल्कुल एनी टाइम आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी बॉडी में एसीएल ज्यादा सीक्रेट होगा, भाई ज्यादा होगा वही में तो ज्यादा आएगा, ऊपर सीधी बात है, एनी टाइम एंजाइटी, एनी टाइम एंजाइटी, तो आपके एसीएल ज्यादा है तो एसीएल क्या करेगा? रिवर्ट बैक कर देगा, तो जीआरटी होने के चांसेस है। स्पाइसी फूड ज्यादा खाओ, गोलगप्पे, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, चिली पटेटो, जो जो चीजें मिल रही है खा रहे हो, तो ये क्या करेगा? इरिटेट करेगा, गैस्ट्रिक ग्लूकोज लो, इससे क्या हो जाएगा? खट्टी खट्टी बेकार बेल्चिंग्स, बेल्चिंग्स होता है ग्लोबस, ऐसा होता है फिर, तो यहाँ पर भी वापस हो सकता है, तो भी जीआरटी हो सकता है। तीसरा, आप एब्डोमिनल माइंड यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा, एब्डोमिनल माइंड करोगे तो गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर आएगा तो प्रेशर लगेगा, तो जीआरटी हो सकता है। नंबर 4, किसी को खाना खाता नहीं कोई भी, और खाता है तो इतना सारा खाता है, हैवी मील और लेस फ्रीक्वेंटली। खाना कैसे चाहिए? फ्रीक्वेंट इंटरवल, स्मॉल फीड, स्मॉल खाना छोटा छोटा, और फ्रीक्वेंट इंटरवल, दिन खाएगा स्टॉप हो जाएगा ऐसे, फिर वो क्या करेगा? ऊपर तक के मारेगा, तो आ सकता है नहीं आ सकता? सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहिए, हम करते नहीं, एसिड तो बनेगा भाई, एसिड हमारी बॉडी में बनता है। अगर हमने खाना खा लिया एसिड होगा यूटिलाइज, खाना नहीं खाया एसिड तो पता कहाँ जाएगा? या नीचे, या उस समय आप खाना खाए नहीं, कभी ऐसे कर रहे हो कभी ऐसे कर रहे हो, तो एसिड क्या आ सकता है ऊपर, तो ब्रेकफास्ट करना भी जरूरी है। कुल मिला के बात यह है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, लाइफ स्टाइल सही नहीं होती है, उसको जीआरडी होता है। समझ आ गई बात? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब आता है कॉज, सारे बता दिए, साइन सिम्टम पता आएगा सब, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, फटीग आएगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा। अब बहुत ज्यादा पाइरोसिस होगा, क्या होगा? पाइरोसिस का ये प्रेगनेंसी में होता है, यूट्रस बढ़ेगा तो खाना खाएगा ऊपर, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है? हार्ट बर्न होता है, क्या होता है? पाइरोसिस होता है, तो पाइरोसिस जीआरडी का क्लासिकल साइन है, हार्ट बर्न हो गया। ठीक है बात, अब डायग्नोसिस के लिए क्या आपको कैसे जीआरडी है? कंफर्मेटरी डायग्नोसिस 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है? जो भी सिचुएशन आ रहा है उसको 24 आवर इकट्ठा करो, फिर मॉनिटरिंग करो लैब में कि इसमें जो पीएच जो आया आपके, गैस्ट्रिक कंटेंट आ रहा है, इसमें एसीएल कितना है? अगर एसीएल है भाई, ये तो होती है सलाइवा जो ओरल कैविटी में बनती है, आपका जो भी सिक्रेशन आ रहा है उसको 24 घंटे इकट्ठा करके लैब भेजेंगे, उसमें अगर पीएच एसिडिक है इसका मतलब कंटेंट कौन सा है? कैसा है? एसीएल है ना, सीधी बात है। तो 24 मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टाइप का, कितने टाइप का? प्रेगनेंसी में हुई है मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग। मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग। सर्जिकल तो हुई है, मेरा साइड पर फट जाए क्या कर दूंगा? सील दूंगा। द रैपिंग ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर हो जाए, उसको बोलते हैं नीसेन फंडोप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? नीसेन फंडोप्लिकेशन, और रैपिंग ऑफ द गैस्ट्रिक स्फिंक्टर, सील दूंगा, सील दूंगा तो टाइट हो जाएगा, खाना वापस आएगा नहीं, छोटा रखूंगा हॉल एकदम, खाना जा सके बस, उतना ही, वापस बार बार नहीं आए। मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? ड्रग, पीपीआई, एच2 ब्लॉकर, कोकाइनेटिक, खाना आगे बेचने वाला, एंजाइटी नहीं लेने देना, एंजियोलाइटिक ड्रग है ना, एंटीकोलिनर्जिक नहीं देते, जीआरडी में एंटीकोलिनर्जिक में अवॉइड करना। अब बताए अपना नर्सिंग, मोर फ्रिक्वेंटली, लेस अमाउंट, बाइंडर यूज नहीं करना, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना, स्पाइसी फूड नहीं लेना है, खाना जस्ट खाते सोना, कम से कम कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद, वरना सोएंगे, खाना खाए सोएंगे, लो वापस। समझ में आ गई बात? तो प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है, क्यों होता है? प्रोजेस्टेरोन की वजह से। किसकी वजह से?
तो खाने के बाद क्या करना, बैठे रहना। स्पाइसी फूड खाने का मन करेगा, प्रेगनेंसी में चटपटा खाने का मन करता है, क्योंकि जीभ के ऊपर पपड़ी होती है, प्रेगनेंसी में वो एक्टिव हो जाती है ब्लड सप्लाई की वजह से, तो गोलगप्पा खाने का मन करता है, लेकिन खिलाना नहीं है ज्यादा, ठीक है। कार्डियक एस्पेक्ट रिलैक्स एटोनिसिटी कॉन्स्टिपेशन आपको बता दिया। हाँ, लिख लो बेटा, समझ में आया क्या? राहुल तेरे खाने का मन करता क्या चटपटा? कितनी ऐसी क्यों आ रही, चटपटा खाने का मन कर रहा क्या? तो ठीक है ठीक है, कहीं कोई नहीं, कभी कभी गोलगप्पे खा लेने चाहिए, सिर्फ जरूरी थोड़ी है गोलगप्पे लड़के खाए, कोई जरूरी है आपको भी खा लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन का कारण पहले डिस्कस कर चुके हैं, गट मोटिलिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, और वो बता दिया रिकॉजिटेशन हार्ट बर्न, बस ये होगा जीआईटी। ये दोनों चीजें प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है, कंफर्म है बात। आया ना समझ में? है है है, कैसे करते हो है, क्या आज से बोलते, आज से क्या बोलते है? सही है ना, फिर तो बोला तो है। आज से बाहर क्या बोलते बता दो क्या है? क्या हाँ, आज से वैसे बोले, तुम्हें डाउट क्यों रहेगा? आगे बढ़े, बढ़े क्या, लिख लिया, 5 बजे गई है, डन डन, थैंक यू। क्या सर, नो लास्ट लाइन, एक एक वर्ड देती है, दो इसका गलत आंसर है, सही है बताना। दैट चेंज इज नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या नहीं होता? एसिडिटी कम होता है, यस। हेमोडाइल्यूशन होता है, यस। प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, यस। स्पेक्ट्रल की टोन कम होती है, ज्यादा बढ़ती नहीं, समझ आ गया? क्या बात, एससीजी लिख लो, लिख लो, एससीजी पढ़ा हुआ है पूरा, देखो क्या लिखा, प्रेगनेंसी में धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, 7 से 17 दिन तक वीक पे आ जाता है, फिर 10 से 20 रहता है, 2 वीक बाद में नेगेटिव हो जाता है, ये शायद पढ़ा दिया था ना मैंने एससीजी, प्रेसेंटल एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ा दिया था शायद, एंडोक्राइन हार्मोन एससीजी है ना, यस यस यस, याद आ गया, ये पढ़ा हुआ है, सॉरी एससीजी पढ़ा हुआ है, एससीजी हार्मोन याद कर लो, पूरा पूरा पढ़ा हुआ, बस आप क्या लिखोगे, ये लेवल ऑफ एससीजी, एक लिखो ज्यादा, एक लिखो कम, ज्यादा किसमें होता है, ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, हाँ, लेकिन लिखो आप, लास्ट स्लाइड, मुंह तोड़ू, प्लेसेंटा के फंक्शन में देखना, एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ए टू जेड पढ़ा हुआ है, ये गलती से स्लाइड रिपीट हो गई, याद कर लो, 4 हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचपीएल और एससीजी, चाहो जिसने नहीं लिखा प्लीज आप किसी कॉपी ले लेना, जिसने नहीं लिखा ले लेना है ना, कुछ कुछ लोग नए हैं ना, उसके लिए प्लीज सुनो, एससीजी ज्यादा किसमें ये भी बताया हुआ है, दो फीटस, हाइड्रोटिफॉर्म, कोरियोकार्सिनोमा, डाउन सिंड्रोम, कम एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एबॉर्शन, याद करो, याद करो, कह रहा हूँ लिखो आप, लेकिन फिर भी ये याद रखना है, किसी हालत में याद रखना, ये किसी हालत में, भाई वो मेरे को याद आ गया स्लाइड प्लीज, हमें प्रेजेंटा के फंक्शन और चीजें हो रखी है, मैं क्यों फिजियोलॉजी चेंजेस, एक ही बात हो, भाई चुप रहो, इतने टाइम में याद करो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डाउन सिंड्रोम में ज्यादा होता है या एससीजी कम, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखते रहोगे, वहां भी आया भी था और आता भी है, हर बार आएगा, और ऐसा आएगा तुम्हें जब अगर यहाँ मजाक करके ना वहां पे आता होगा तो जाएगा बेवकूफों, तो हमारा एक ही मकसद है, किसी भी हालत में पढ़ाई हुए बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, जिसने हमसे पढ़ा है उसका 100% उसका कलेक्शन होना चाहिए, किसी भी हालत में होना चाहिए, आप चाहे चाहो मत चाहो, हम चाहते होना चाहिए, आप खुद अपने आप के लिए बार निकल हो जाते हो, लेकिन हम चाहते हैं आपका हो, आप खुश हो जाते होंगे, इसका मतलब आप नहीं चाहते होंगे कि हमारा हो, अगली बार हो, ऐसे हो, नहीं, आपका इस बार हो, इसलिए सोना नहीं है, पढ़ना है, बस, डन डन डन, इसको रखना मत कोई प्लीज, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, you should understand my feeling, okay, my English is over now, इतनी आती इंग्लिश अब तो, जाओ जाओ जाओ, बोल चूक माफ करना, ओके बाय, कल मिलते हैं।